हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम विजन आईएएस के जुलाई मंथ के आईआर के सेक्शन को कवर करेंगे। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि देखिए आईआर के सेक्शन में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट, पेरिस क्लब, हेड ऑफ अग्रीमेंट, पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स न्यूज़पेपर्स में भी और इस सेक्शन में भी देखने के लिए मिलते हैं जो आप कभी समझ ही नहीं पाते। ऑफ कोर्स हम जो मेन कंटेंट है जैसे इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, इंडिया फ्रांस रिलेशंस, या कुछ भी रुपी सेटलमेंट करना ट्रेड का, तो ये सब कुछ तो ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये बहुत सारे पॉइंट्स जहाँ पे आप खुद से फॉल्टर करते हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आज के बाद जब आप न्यूज़पेपर्स भी पढ़ें, कोई आर्टिकल्स भी पढ़ें, कहीं पे आप फॉर एग्जांपल कोई पब्लिशर का कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तब भी आपको ये पॉइंट्स भी समझ आए। ओके, तो वी विल फोकस ऑन दैट एज वेल। तो आपका कुछ भी जो भी इस कंटेंट में लिखा है वो कुछ भी यहाँ पे नहीं छूटेगा। Everything would become a cakewalk after you finish this particular section. Alright, so let's just begin. But before I do that, I just want to say one thing, that in case you find this video helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. Also, if you've been struggling with the Vision IAS magazines in general and you want to watch the previous videos as well, I mean जुलाई महीने की ही अगर आप पॉलिटी और गवर्नेंस और इकोनॉमी की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस मंथ्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी आई बटन में लिंक कर दी जाएंगी। चैनल पर एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है विजन एक्सप्लेन्ड के नाम से, आप उसे विजिट कर सकते हैं, वहां पे सारी विजन आईएएस मैगजीन्स की आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट बिगिन। यहाँ पे जो हमें आज पहला आर्टिकल या पहला टॉपिक डिस्कस करना है वो इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस है। तो यहाँ पे न्यूज क्या है, देखिए हम पहले यहाँ पे न्यूज और मॉडर्न न्यूज देखेंगे, फिर उसके बाद हमें ये बॉक्स डिस्कस करना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझाना है। ओके, तो न्यूज क्या है, एक्चुअली रिसेंटली इंडिया और श्रीलंका ने रिलीज की है एक स्टेटमेंट जिसका टाइटल है प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, श्रीलंका के इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन पे हम फोकस कर रहे हैं इंडिया श्रीलंका के टाइज पे। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, क्योंकि मोस्टली जो चीजें हम यहाँ पे आज समझने की कोशिश करेंगे वो उसका एक इकोनॉमिक डायमेंशन ही है। मॉडर्न न्यूज बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी साइन हुए हैं, जैसे हमें श्रीलंका में यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स को ऑपरेशनलाइज करना है। अब देखिए ये चीज बहुत ज्यादा आपको रिसेंटली देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इंडिया ने अभी रिसेंटली ये चीज सिंगापुर में भी की है, यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स को सिंगापुर में भी ऑपरेशनलाइज करवाया है। साथ ही में यहाँ पे इंडियन रुपी को डेजिग्नेट किया जा रहा है करेंसी फॉर ट्रेड। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन त्रिकोमाली वर साइंड। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बिफोर आई मूव अहेड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। इफ से यू गेट अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन आपके मेंस में, जो कि ऑफ कोर्स मेंस अब बहुत ज्यादा एनालिटिकल होता जा रहा है, तो ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, तो आपसे एक ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाट स्टेप्स इज इंडिया टेकिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट डी डॉलराइजेशन, ऐसा कुछ भी। डी डॉलराइजेशन पिछले एक साल में इतना न्यूज में था, जिसकी वजह से आपने क्या क्या देखा कि कई लोग अपने तरफ से, ब्रिक्स ने आज तक कभी ये डिस्कस नहीं किया है कि हम अपनी कोई करेंसी लेके आ जाए, कभी भी नहीं डिस्कस किया, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा शौक है कि ब्रिक्स करेंसी का कॉन्सेप्ट देने का, या फिर ब्रिक्स से ये एक्सपेक्ट करने का कि डॉलर पे अपना डिपेंडेंसी कंप्लीटली खत्म करने के लिए ब्रिक्स कभी अपनी एक करेंसी लेके आएगी, जबकि ऐसा वो कभी सोच भी नहीं रहे। और ये कहीं ना कहीं इंडिया के भी फेवर में नहीं होगा, जिसके बारे में हम शायद अगले महीने की न्यूज पे मैगजीन में डिस्कस करेंगे कि ब्रिक्स करेंसी क्यों इंडिया के भी फेवर में नहीं है, अगर हम आज सोच रहे हैं तो। ठीक है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि डी डॉलराइजेशन करने के लिए सारी कंट्रीज, सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज ऑफ कोर्स समथिंग जो आपको याद रखना है। ठीक है, कि इंडिया कैसे, जैसे अभी आप जानते हैं रशिया के केस में भी हम जो डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहे हैं उसमें
जो सेटलमेंट कर रहे हैं उसकी वो रुपी में कर रहे हैं, ऑल्दो वहां पे भी अपने कुछ रुपी सेटलमेंट में भी कुछ अपने डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी ऑफ कोर्स हम किसी और दिन देखेंगे। लेकिन रशिया का एग्जाम्पल, यहाँ पे श्रीलंका का एग्जाम्पल, या फिर इंडिया यूएई का एग्जाम्पल, ब्रिक्स करेंसी की बातचीत जो पब्लिक डोमेन में एग्जिस्ट करती है, ये सब कुछ एक ब्रॉडर अम्ब्रेला जो है डी डॉलराइजेशन, ठीक है, उसमें आता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, कीप दैट इन माइंड। Both countries have also decided to start passenger ferry services। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, passenger ferry services यानी कि इधर से उधर लेके जाना एक शोर से दूसरे शोर बोट के माध्यम से। वो हमने कहाँ पे शुरू किया है? नागापट्टिनम इन तमिलनाडु और कांके संतुराई इन श्रीलंका के बीच में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तब हम आते हैं हमारे इंटरेस्टिंग सबसे पार्ट पे, रोल ऑफ इंडिया इन हेल्पिंग श्रीलंका इन द 2022 इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर आप अपना मेंस का पेपर उठा के देखेंगे 2022 का, तो आपको ऑफ कोर्स इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, तो इंडिया देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो हमने कैसे उनके इकोनॉमिक क्राइसिस में हेल्प किया। हम पहली कंट्री थी जिन्होंने अपना लेटर ऑफ सपोर्ट सबमिट किया IMF को। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, IMF जो है, IMF से श्रीलंका को डॉलर 2.9 मतलब 2.9 बिलियन का एक पैकेज चाहिए था, ठीक है। अब श्रीलंका को IMF से 2.9 बिलियन का पैकेज चाहिए, तो ऑफ कोर्स जो श्रीलंका के क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो बायलेटरल क्रेडिटर्स हो, मल्टीलेटरल क्रेडिटर्स हो, कैसे भी क्रेडिटर्स हो, उनको IMF को एक अश्योरेंस देनी पड़ेगी इससे पहले कि IMF किसी भी तरह की फंडिंग दे श्रीलंका को या फिर उनका डेट रिस्ट्रक्चर करे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो श्रीलंका के बायलेटरल क्रेडिटर्स हैं वो कौन कौन है। श्रीलंका के बायलेटरल क्रेडिटर्स हैं चाइना, जापान और इंडिया, ठीक है। और एंड इन दिस ऑर्डर ओनली। तो यहाँ पे इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अपना लेटर ऑफ सपोर्ट और अपनी तरफ से जो भी फॉर्मेलिटीज थी, जो भी हमें अश्योरेंस देनी थी, वो हमने IMF को सबमिट करी, ठीक है। नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर, क्योंकि यहाँ पे चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना प्रिटेंशियसली या फिर ऐसे बहुत दिखाता है कि इंडिया एक बिग बुली ब्रदर है साउथ एशिया में, और श्रीलंका, नेपाल, भूटान ऐसे देशों को बुली करता है, उनके साथ नहीं खड़ा रहता। तो आप क्या करते हैं? आप बस अपने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा के चले जाते हैं, यू डोंट डू एनीथिंग एल्स, है ना। बट इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने यहाँ पे अपना लेटर ऑफ सपोर्ट सबमिट किया, ऑलराइट। और सिर्फ यही नहीं, ऑफ कोर्स हमने और साथ साथ में क्या किया है, हमने एक्सटेंड किया है $4 बिलियन को, चाहे वो फूड और फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, है ना। कोलंबो को हमने बेसिकली $4 बिलियन की असिस्टेंस दी है, ओके। किसको? श्रीलंका को। और आप हैरान हो जाएंगे ये बात जान के कि ये जो $4 बिलियन है वो हमने शुरू के 4 महीने में ही एक्सटेंड कर दिए थे, ठीक है, जब ये क्राइसिस हमें पता चला था कि श्रीलंका बहुत बुरी हालत में है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि हमने जो $4 बिलियन है वो करेंसी स्वैप भी इसमें ही आता है और क्रेडिट लाइंस भी, ठीक है। करेंसी स्वैप इज नथिंग बट, जैसे श्रीलंका को इस समय डॉलर्स की जरूरत है, तो श्रीलंका क्या करेगा, थोड़ा सा अपना जो उनका करेंसी है वो हमें कुछ समय के लिए दे देगा, हमसे डॉलर ले लेगा। ऐसा मतलब बेसिकली कुछ समय टेम्परेरी प्रोविजन होता है ताकि उनके पास इमीडिएट फॉरेक्स की कमी ना हो। खैर, लेकिन हमें यहाँ पे आज क्रेडिट लाइंस को समझना है कि लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, कि लाइन ऑफ क्रेडिट एक फ्लेक्सिबल लोन है, ओके। फ्लेक्सिबल लोन जो एक बैंक या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको मिलता है, ठीक है। जैसा कि आपका क्रेडिट कार्ड है ना। आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक कुछ सेट क्रेडिट लिमिट मिलती है, जितना आप क्रेडिट ले सकते हैं, खर्च सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही लाइन ऑफ क्रेडिट में भी एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ मनी होती है जो आप एज एन मैन नीडेड, जब आपका मन करे, जब आपकी विश करे, जब आपकी नीड हो, तब आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ मनी, है ना। फिर उसको आप रीपे कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड में होता है, आप उसको रीपे करते हैं खर्चने के बाद,
ठीक है। तो या तो आप इमीडिएटली रीपे कर सकते हैं, या ऑफ कोर्स जो क्रेडिट कार्ड में जैसे आपको थोड़ा समय मिलता है तो यू कैन डू इट ओवर टाइम ऑल्सो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दिस इज लाइन ऑफ क्रेडिट। इंडिया डिस्पैच्ड सेवरल शिपमेंट्स ऑफ इसेंशियल। अब आप ये भी जानते हैं कि हमने अपने नेबर की मदद करने के लिए बहुत सारे इसेंशियल आइटम्स को भी डिस्पैच किया था, चाहे वो फ्यूल हो, फूड हो, फर्टिलाइजर्स हो। अब सबसे बड़ा पंगा तो श्रीलंका के केस में फर्टिलाइजर्स की वजह से ही हुआ था, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ओवरनाइट करने की सोच ली। ऑफ कोर्स अब क्या कर रहे थे, अब टैक्स तो कम करते ही जा रहे थे। आपने कहा जीरो टैक्स, जब वहां के राजा पाकसाज सरकार में आए तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम जीरो टैक्स लेके आएंगे, सब्सिडीज बढ़ा देंगे, तो फिर आपका यही हश्र होना था, है ना। वही जनता जिसको आपने जीरो टैक्स फ्री ये बोल के अपने वोट्स गार्नर किए, उसी जनता ने आपको भगा दिया अपने ही देश से। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और आपने ओवरनाइट क्या कहा कि हम रातों रात ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच कर रहे हैं। बिल्कुल कोई अब्रप्ट डिसीजन, इसमें कोई दिमाग नहीं गया, इसमें कोई प्रेपरेशन नहीं गई। तो फर्टिलाइजर शॉर्टेज तो वैसे ही हो गई, और फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो गई तो फूड शॉर्टेज हो गई अपने आप। तो हमने ये भी इंश्योर किया इनको। इंडिया हैड इन डेप्थ टॉक्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इन डेप्थ टॉक्स की है श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ, IMF के साथ, पेरिस क्लब के साथ। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। थ्रू विच डेट रिलीफ एंड फाइनेंसेस वर फाइनलाइज्ड। तो देखिए आपको यहाँ पे पेरिस क्लब के बारे में आई होप पता है, बहुत न्यूज में रहता है रिसेंटली। पेरिस क्लब क्या है? पेरिस क्लब एक एक्चुअली आप कह सकते हैं एक इनफॉर्मल एक ग्रुप है, या इनफॉर्मल एक क्लब है ना, जिसमें मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज आपको दिखेंगी। तो ये क्या करने की कोशिश करती है, ये एक्चुअली अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है, या कोई इतनी अच्छी कंट्री नहीं है, इन द सेंस थोड़ी पुअर कंट्री है, या फिर जिसने लोन लिया हुआ है और वो लोन नहीं रीपे कर पा रही है किसी कारणवश, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो कुछ हेल्प करते हैं ये पेरिस क्लब के जो मेंबर्स हैं साथ में आके कि लेट्स डू समथिंग। कोई डेट रिलीफ दे देना, डेट रीस्ट्रक्चर कर देना, या कुछ भी उनकी कैपेबिलिटी बढ़ा देना कि आप लोन रीपे कर पाए, ऐसा कुछ तरह से हेल्प करता है। तो इंडिया ने इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी अपनी तरफ से पूरा फोर्स लगाया है टू हेल्प इट्स नेबर। अब हम आते हैं अबाउट इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी टाइज। नाउ ऑफ कोर्स दिस इज वेरी वेरी क्लीशे सॉर्ट ऑफ थिंग कि क्या क्या है हमारे इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी टाइज। ओवरऑल ट्रेड अगर हम देखें, इंडिया श्रीलंका का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ना, तो it was signed in 1998 and it came into force in 2000 के ईयर में बेसिकली it came into force। तो हमारे बीच में एक्चुअली एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि श्रीलंका इतना न्यूज में है फॉर वेरियस रीजंस। अभी हम देखेंगे क्या ऐसे वेरियस रीजंस है, मैं आपको ब्रीफली वो भी टच अपॉन करवाऊंगी उन चीजों से भी। पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया है, इंडिया 2021 में श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। ओके, विद एन ओवरऑल बायलैटरल मर्चेंडाइज ट्रेड, यानी कि गुड्स का जो ट्रेड था ऑफ $, 5.45 बिलियन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर साउथ एशिया में इंडिया किसी का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यू मस्ट नो दैट। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। आप जानते हैं श्रीलंका में जितनी भी FDI आती है उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स इंडिया है। रिसेंटली जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रनिल विक्रम सिंह जी, वो यहाँ पे बार बार इसीलिए आए हैं या फिर बातचीत इसीलिए कर रहे हैं इंडिया से ताकि उनको FDI मिल सके। देखिए ये बात बहुत ध्यान में रखिएगा अपने, जब भी ये कंट्री क्राइसिस में होती है, कंट्री एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आती है, जैसे हमने भी 1991 में किए, तो वो कंट्री स्ट्रक्चरली रिफॉर्म या फिर स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथन सिर्फ तब हो सकती है जब वहां पे FDI आए। तो श्रीलंका का भी अगर आप पैकेज देखेंगे रिवाइवल का जो उन्होंने खुद की कंट्री के लिए बनाया है, उसमें FDI का आपको बहुत बड़ा कंपोनेंट मिलेगा कि एक्चुअल में अपनी जो ग्रोथ है, जो रिकवरी है, वो देख ही सिर्फ FDI की वजह से सकते हैं इस समय पे। तो इंडिया इज ऑल्सो हेल्पिंग ऑन दैट फ्रंट एंड वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ FDI इन केस ऑफ श्रीलंका। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, चलिए ट्रेड देख लिया, इकोनॉमी देख ली, थोड़ी कनेक्टिविटी देख लेते हैं। किस तरह की कनेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है हमारे बीच में? तो हमारे बीच में ओपन स्काई अग्रीमेंट है,
एयर बबल अरेंजमेंट्स है ना, ताकि हम रिस्टोर कर सके एयर कनेक्टिविटी को। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ओपन स्काई अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है या ओपन स्काई पॉलिसी का मतलब क्या होता है। तो अगर आप नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी देखेंगे इंडिया की 2016 की ये पॉलिसी है, तो ये अलाउ करती है हमारी सरकार को कि आप ओपन स्काई एयर सर्विसेज अग्रीमेंट पे एंटर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस, सार्क कंट्रीज के साथ, सार्क इन द सेंस साउथ एशियन कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब ओपन स्काई पॉलिसी का एक्चुअली मतलब क्या है। ये एक बायलेटरल अग्रीमेंट होती है जिसमें हम नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो हैं, ठीक है, जो हमारी एयरलाइंस है वो एक दूसरे की कंट्रीज के बीच में ऑपरेट कर सकती हैं। नंबर ऑफ फ्लाइट्स ओपनली, आप बस नंबर ऑफ फ्लाइट्स को जो थ्रेशोल्ड है उसको आपने फिक्स कर दिया, देन ऑफ कोर्स देयर आर नो फर्दर रिक्वायरमेंट्स। अगर एक तरह से हम इसको ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम एयर बबल अरेंजमेंट की बात करें तो एयर बबल अरेंजमेंट तो आप जानते हैं कोविड-19 के टाइम पे तो ये सबसे ज्यादा हमने देखा। एयर बबल अरेंजमेंट बेसिकली जब हमारा जो कमर्शियल ट्रेड है, जो भी वो फ्लाइट्स बंद होने की वजह से या फिर फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर्स बंद होने की वजह से, किसी भी वजह से रुक गया है, जो पैंडेमिक के समय पे हुआ था, ठीक है, इस तरह का जो कमर्शियल कनेक्टिविटी है, कमर्शियल ट्रेड है, तो इसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए हम स्पेशल फ्लाइट्स चलवाते हैं सिर्फ और सिर्फ इन काम के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एयर बबल अरेंजमेंट है। ओके तो हमने ट्रेड डिस्कस कर लिया, कनेक्टिविटी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं बाकी एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस पे। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने ट्रेड और कनेक्टिविटी को अकेले से क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हमारा जो टाइटल था वो प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन था, ठीक है। तो अब हम आते हैं बाकी जो एरियाज हैं हम दोनों की कंट्रीज के बीच में कन्वर्जेंस के, ठीक है। अगर हम ट्रेड की बात करें, जो 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल है और हाफ ऑफ द वर्ल्ड कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन है, वो श्रीलंका के साउथ से होके गुजरता है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली श्रीलंका की सिग्निफिकेंस भी जताता है, इसीलिए इंडिया का एक इस तरह से ट्रेड बेस्ड इंटरेस्ट भी है श्रीलंका में। अगर हम जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात करें तो आप जानते हैं हम एक पॉलिसी को फॉलो करते हैं जिसका नाम है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे क्योंकि वो एक टॉपिक आया है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ एक डॉक्यूमेंट निकाला है इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, सो वी विल रीड ऑन दैट एज वेल। ओके तो यहाँ पे जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो ये है कि वो हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, को फॉलो करते हैं। और हम सागर मिशन के अकॉर्डिंग हम इस एरिया में जो इंडियन ओशन एरिया है यहाँ पे एक्चुअली नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं ठीक है। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स अगर श्रीलंका भी कल को कुछ इस तरह का सिक्योरिटी इश्यूज को फेस करती है, चाहे वो मैरीटाइम हो, साइबर सिक्योरिटी, कुछ भी, तो हम उसको भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। मिलिट्री सिग्निफिकेंस तो हमने पहली देख ली, ट्रेड सिग्निफिकेंस क्या है, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अब हम आते हैं मिलिट्री सिग्निफिकेंस पे। अब देखिए श्रीलंका आप जानते हैं कहाँ लाई करता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के जंक्शन पे, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली उस जोन के बहुत करीब है जो इंडियन नेवल फ्लीट्स को जब स्विच करना होता है, तो वो एक्चुअली जिस जोन में ये अपने आप को स्विच करती हैं इंडियन नेवल फ्लीट्स, तो उसके बहुत करीब आता है श्रीलंका। तो एक मिलिट्री सिग्निफिकेंस श्रीलंका की ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है। लेकिन उसके साथ साथ जब भी हम किसी कंट्री के मिलिट्री सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो उनके साथ जो हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं वो जरूर डिस्कस करते हैं। तो श्रीलंका के केस में इट्स मित्र शक्ति, ओके, एंड द नेवल एक्सरसाइज इज कॉल्ड स्लाइनेक्स, ठीक है। तो ये चीज आप प्लीज याद रखिएगा, आपके प्रीलिम्स में ऑफ कोर्स मैच द फॉलोइंग, डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंडिया कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज या नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, तो आपको ऑफ कोर्स पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और नेवल एक्सरसाइज लाइनेक्स, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। फिर हम कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, तो आप तो जानते ही हैं कि हमारा हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज क्या है, बुद्धिज्म। सबसे ज्यादा बड़ा कॉमन लिंक इंडिया और
श्रीलंका के बीच में है ही बुद्धिज्म का। फिर आप ये भी जानते हैं कि श्रीलंका में एक सब्सटैंशियल तमिल पॉपुलेशन रहती है, तो जो क्लोज पीपल टू पीपल टाइज हैं तमिल्स के बीच में, चाहे वो इंडिया के तमिल्स हो श्रीलंका के तमिल्स हो, सो दैट इज ऑफकोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ऑफकोर्स ये तो हमने कॉन्वर्जेंस देख ली, लेकिन डाइवर्जेंस भी एग्जिस्ट करती है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में। सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट डेफिसिट, जो मैं आपको अभी समझा रही थी ना, बाकी कंट्रीज जैसे चाइना बार बार ये विश्वास दिला देती है श्रीलंका को कि एक्चुअल में इंडिया क्या है, बिग बुली ब्रदर है, यू मस्ट नॉट ट्रस्ट इंडिया बिकॉज वो भी एक एक्सप्लॉइटर ही बन चुका है, बड़ी कंट्री बन गया है, अमीर होने लगा है, तो वो भी आपको एक्सप्लॉइट ही करेगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। बार बार आप क्यों देखते हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जैसे मॉलडीव्स और इन तरह की कंट्रीज में आप ऐसे इंडिया आउट कैंपेन ये सब क्यों देखते हैं आप, है ना, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। और ऑफ कोर्स जब एक कोई भी चाहे वो नेबरिंग कंट्री है उस तो आप उसके खिलाफ ऐसे कार्ड्स यूज करके, नेशनलिस्ट कार्ड्स यूज करके, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पावर में आना है तो वो अपने कैंपेन्स में भी बोलते हैं इंडिया आउट कैंपेन एंड ऑल दैट, जैसे कि हम मॉलडीव्स में देखते हैं। तो उस तरह का ट्रस्ट डेफिसिट कहीं ना कहीं श्रीलंका के साथ भी एग्जिस्ट करता है। फिशिंग डिस्प्यूट्स, ओके, अब देखिए ये तो सबसे बड़ी डाइवर्जेंस है, एक तमिल इशू जो है और एक फिशिंग डिस्प्यूट्स जो है, ये सबसे बड़ा इशू। अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप अगले महीने की जब मैगजीन आएगी तो उसमें आप जरूर देखेंगे कच्छतीवु इशू जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो रिसेंटली जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन जी, उन्होंने बेसिकली क्या कहा है कि देखिए जो 1974 अग्रीमेंट के थ्रू जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर और श्रीलंकन प्रेसिडेंट के बीच में जो बेसिकली अग्रीमेंट साइन हुई थी, यानी कि इंदिरा गांधी जी के समय पे, तो उस अग्रीमेंट के तहत हमने क्या किया था, हमने जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है इंडिया और श्रीलंका के बीच में उसे डेजिग्नेट किया था, डिमार्केट किया था। तो जब ऑफ कोर्स हम फिक्स कर रहे हैं कि ये आपका है ये हमारा है, बीच में जो आ जाता है वो लाइन है हम दोनों के बीच की, वो मैरीटाइम बाउंड्री है, तो ये हमने 1974 में किया था। ठीक है, तो जब हम ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे थे तो एक आइलेट है, ये एक्चुअली अनइनहेबिटेड है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, ऐसी कोई खास बड़ी एस्टैब्लिशमेंट सेटलमेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक आइलैंड है जिसका नाम है कच्छतीवु। ठीक है, तो जो कच्छतीवु आइलेट है ये बेसिकली वो हमने श्रीलंका को दे दिया। अब देखिए क्या है ना, हम जो इंडियन फिशरमैन हैं उनके पास ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स हुआ करते थे फॉर सेंचुरीज कच्छतीवु के आसपास के एरियाज में, है ना। लेकिन उसके बाद अचानक से क्या हुआ, कच्छतीवु चला गया श्रीलंका के पास और वो श्रीलंका का बन गया। फिर 1976 में अगर आप देखेंगे तो हमने एक और अग्रीमेंट देखी जिसमें हमने ये बोल दिया साफ साफ कि अब फिशरमैन को, जो एक दूसरे की हमारी कंट्रीज हैं, उनको एक दूसरे की टेरिटरी के आसपास, एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के आसपास किसी भी तरह का फिशिंग राइट भी नहीं है ना। तो जब हमने ये बोल दिया बेसिकली, तो ऑफकोर्स कच्छतीवु पे जो इंडियन फिशरमैन है वो अब जाके फिशिंग भी नहीं कर सकते थे। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे फिशरमैन पे इसलिए पड़ा क्योंकि एक्चुअली अगर आप इंडियन टेरिटरी देखेंगे तो हमारा जो वाटर है, हमारी विसिनिटी का जो वाटर है, वहां पे जो फिश स्टॉक है वो डिग्रेड होता जा रहा है और नहीं मिल रहा। तो इसीलिए अपनी जान पे आप कह सकते हैं खेल के भी जो हमारे फिशरमैन हैं वो कच्छतीवु आइलैंड के पास जाते हैं, वहां पे जाके फिशिंग करते हैं और वहां की जो नेवी है वो बहुत बार हमारे इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लेती है, उन पे फायर करना शुरू कर देती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये उनके जो फिशरमैन हैं उनकी जो फिशिंग राइट्स हैं उनके खिलाफ जाए, क्योंकि उनका स्टॉक कम हो जाएगा। तो ये चीज, तो इसीलिए हमारे जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के M.K. स्टालिन जी, वो कहते हैं बेस्ट ये है कि आप ना कच्छतीवु वापस ले लो, क्योंकि पहली बात तो वो ऐसा बताते हैं, खैर कि हम अगले महीने में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर क्योंकि डाइवर्जेंस है हम दोनों के रिश्ते में और यहाँ पे लिखा है तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो M.K. स्टालिन जी कहते हैं देखिए सारा जो हमारा ये इशू है ना फिशरमैन का, वो उसी समय खत्म हो जाएगा जब हम इनसे कच्छतीवु वापस ले लेंगे। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा अभी जब मैंने समझाया कि वहां पे फिश स्टॉक है और वहां पे हमारे जो फिशरमैन है वो जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स, और वो इलीगल है, तो वो इलीगल नहीं रहेगा ना जब वो हमारा हो जाएगा। तो M.K. स्टालिन जी कहते हैं देखिए मैं तो आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ कि कैसे ये हमेशा से हमारे यहाँ के जो राजाज थे वो ही जमीन की रूप में अपना रखते थे इसको। ठीक है, तो हिस्टोरिकली तो रिकॉर्ड्स यही कहते हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या लिखा है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस,
Recent crisis has affected the country's ability to engage with India. अब देखिए क्या है, इंडिया के साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन करना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करना, प्रोजेक्ट्स साइन करना, ये तो तब पॉसिबल है ना जब स्ट्रक्चरली आप भी ठीक हो. अब आपकी कंट्री ने एक क्राइसिस देखा है बहुत बड़ा, तो आपकी एबिलिटी नहीं है टू एंगेज विद इंडिया एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज दैट प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी. स्ट्रेटेजिक इशूज ड्यू टू इंक्रीज्ड चाइनीज प्रेजेंस, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे रिश्तों में कि चाइनीज प्रेजेंस जो है इस तरह की इनके. अब आप हम्बन टोटा पोर्ट जानते हैं, हम्बन टोटा पोर्ट को कितने साल की लीज पे लिया गया है ना. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जानते हैं जिसका श्रीलंका पार्ट है, और कैसे हमेशा चाइना बार बार भड़काता रहता है श्रीलंका को हमारे खिलाफ. अभी पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल एक शिपिंग वेसल आई थी, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम्बन टोटा पे हम खुद को डॉक करेंगे. तो इंडिया ने बोला कि वो तो एक सर्वेलेंस वेसल है, आप इतना कैसे आने दे सकते हो यहाँ पे. हमने श्रीलंका को बोला कैसे कैसे हो सकता है. पहली बार इंडिया की इतनी विसिनिटी में, इतना हमारे वाटर्स की इतनी विसिनिटी में एक चाइनीज सर्वेलेंस वेसल आ रही है. you must take note of our security और strategic interest as well. और हम तो तब मदद भी कर रहे थे श्रीलंका की इतनी ज्यादा, तब भी कुछ समय के लिए उन्होंने टाल दिया श्रीलंका ने, क्योंकि हमारे कंसर्न्स थे और हम इतना सारा उनकी मदद भी कर रहे थे. लेकिन ये 4 महीने की मदद या 4 बिलियन की मदद, ऑफ कोर्स चाइना का जो डेट है उसके सामने तो कुछ नहीं थी. वो तो उन्होंने वापस करना है ना, वो तो कह देंगे अभी वापस करो, वो बेचारे तो बर्बाद हो जाएगी पूरी की पूरी कंट्री. तो इंडिया ने समझा और ऑफ कोर्स फिर भी हम सह गए, ठीक है. तो ये चीज, लेकिन चाइना ने इसको क्या बोला, चाइना ने बोला देखा हमने शिप जो अपनी है वो डॉक कर ली यहाँ पे. अब श्रीलंका ने ये प्रूव कर दिया कि जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है वो नहीं बर्दाश्त कर सकती है एंड ऑल ऑफ दैट, जो कि कंप्लीट डिग्रेडेशन और कंप्लीट आप कह सकते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट्स को जताता है चाइना के पार्ट में. ओके, फिर हम आते हैं तमिल क्वेश्चन पे. ऑफ कोर्स तमिल क्वेश्चन तो आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें ना तो एक फिशरमैन वाला इशू है और एक तमिल क्वेश्चन है. तो आप जानते हैं जो 13th अमेंडमेंट है श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बेसिकली क्या कहता है कि डिवॉल्व कीजिए पावर्स को टू द प्रोविंसेस, टू द तमिल प्रोविंसेस, नॉर्थ एंड ईस्ट, है ना. अगर आप श्रीलंका के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के ऐसे एरियाज देखेंगे, प्रोविंसेस देखेंगे, तो वहाँ पे तमिल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है. तो वहाँ पे कुछ डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, उनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए खुद को गवर्न करने की, इलेक्शंस खुद कंडक्ट करें एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसा सब कुछ. लेकिन वो अभी तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया है. सो इंडिया टाइम एंड अगेन एडवोकेट्स its support for 13th amendment. अब बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी ये बोलते देख सकते हैं. अब हम आते हैं वे फॉरवर्ड पे, ठीक है, इतने सारे डाइवर्जेंस है तो फिर वे फॉरवर्ड भी बता दीजिए. कंटिन्यूड एफर्ट्स, अब आप जानते हैं, देखिए जो रोल है इंडिया का एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, आपने देखा ना रीसेंट फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस में, तो ये बिल्कुल हम इसको मेंटेन रखें, बरकरार रखें. तो हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं. कभी तो उनके दिमाग में आएगा कि एक ही देश है जो खड़ा रहा हमारे साथ, वो इंडिया है. सो इट विल डेफिनेटली रीप फ्रूट्स समडे और द अदर. ओके, रीजनल कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका कौन कौन से रीजनल प्लेटफॉर्म्स पे मेंबर्स हैं, चाहे वो बिम्स्टेक है, सार्क है, तो वहाँ पे अपनी रीजनल कोऑपरेशन को और बढ़ाया जाए ताकि जो हमारे कॉमन चैलेंजेस हैं हमारे प्रॉपर रीजन के, उनको भी हम एड्रेस कर सके. परमानेंट सोल्यूशन फॉर फिशरमैन इशू क्या हो सकता है, देखिए परमानेंट सोल्यूशन एक बार दोबारा में भी बातचीत की जाए कच्छतीवू आइलैंड के ऊपर, दोबारा प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है. एक बार कभी आपने कहा था कच्छतीवू आपका है, तो एक बार और सही, क्या हो जाएगा, अभी थोड़ा ना बदल जाएगा, हिस्ट्री तो नहीं बदल सकती. तो है, अगर आप इतना ही कॉन्फिडेंट है कि वो आपका था, लेट्स टॉक अगेन, व्हाई नॉट. कॉम्बैटिंग टेररिज्म, अगर हम टेररिज्म की बात करें तो आप जानते हैं श्रीलंका में लेट, मतलब आप 2019-20 के आसपास अगर देखेंगे तो वहाँ पे जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक प्रॉपर वहाँ की जो बॉडी थी, उन्होंने श्रीलंका पे कुछ अटैक्स किए थे, रेडिकल अटैक्स, ठीक है. तो उसमें इंडिया को बिल्कुल इस तरह के जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं बायलेटरल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि इंडिया टेररिज्म के खिलाफ तो बहुत बोलता है ना हर जगह, क्योंकि हम खुद ग्रस्त हैं इससे. तो ऑफकोर्स अगर कोई और हमारा नेबर भी है जो इससे जूझ रहा है, हमको सबके साथ कोऑपरेट करके टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए. बिल्डिंग ट्रस्ट, इंडिया मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द सेंसिटिविटीज ऑफ श्रीलंका एज अ स्मॉल स्टेट. वही चीज जो एक स्मॉल स्टेट की सेंसिटिविटी, देखिए कुछ ना भी हो ना गलत, सीरियसली अगर कुछ भी हम गलत ना करें, एक छोटी स्टेट में ना हमेशा एक बड़ी स्टेट को लेके थोड़ा सा एप्रीहेंशन रहेगा, जो होता है ना कि एक बहुत अमीर इंसान है तो नेचुरली एक स्टीरियोटाइप है उसके बारे में कि अमीर इंसान तो सारे गलत ही होते हैं, एक्सप्लॉइट ही करते हैं. तो वो चीज़ जो है ना वो कर्ब कैसे की जा सकती है, जो एक स्मॉल स्टेट है उसके
एप्रीहेंशंस को, सेंसिटिविटीज को दिमाग में रख के, ठीक है, आपको ये दिक्कत है कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे, ये बायलेटरल अरेंजमेंट में स्पेशली आपका ये कंसर्न हम एड्रेस कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, पीपल टू पीपल टाइज, टूरिज्म बढ़ाइए, कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ाइए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंडिया फ्रांस। अब ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं हमने रिसेंटली क्या किया है। अब अगर आप इस बार मेंस लिख रहे हैं, मेंस 2023, तो आपको लग रहा है अगर कि सिर्फ इंडिया यूएस की जो अभी विजिट हुई है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जब अभी एक फॉर्मल समिट पे गए थे, स्टेट समिट पे गए थे यूएस में, सिर्फ इसलिए यूएस के कितने डायमेंशंस पे हमने कौन कौन से, चाहे वो स्पेस के सेक्टर में हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो, या बाकी किसी और सेक्टर में हमने जो अरेंजमेंट्स साइन किए, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, तो नहीं, आपको इंडिया फ्रांस भी बहुत अच्छे से कवर करके जाना है, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 25 साल अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के। ओके, आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी ये सेलिब्रेट करते देखा है ना। सो इंडिया एंड फ्रांस इन द रीसेंट मीटिंग दे आउटलाइन द ट्रैजेक्टरी ऑफ देयर बायलैटरल टाइज, यानी कि हमने बेसिकली पहले ही सोच लिया है कि 2047 तक 2047 तक हमारा क्या रिलेशंस होने वाले हैं, ठीक है। और हमने ये करते हुए बेसिकली लॉन्च किया है होराइजन 2047 फ्रेमवर्क। अगर हम और देखें इस न्यूज़ के बारे में, तो जो होराइजन 2047 फ्रेमवर्क है, ये बहुत सारे सेक्टर्स को एड्रेस करता है, जैसे डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्पेस। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्लाइमेट का फैक्टर लेके आ रहे हैं कि हम एलिमिनेट करना चाहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक एंड 5 ईयर शेंगेन वीजा। देखिए, अभी आप जानते हैं, अगर स्पेसिफिकली आपसे आपके मेंस में पूछा जाता है कि इंडिया फ्रांस के रिलेशंस को आप लिखिए विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ट्रांजिशन या combating climate change and pollution and all of that, है ना। फिर ऑफ कोर्स ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट होगा, अब हर एक क्वेश्चन के 2-3 पार्ट होते हैं, तो दूसरा पार्ट हो सकता है राइट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस या ऐसा कुछ। तो आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है सिंगल यूज प्लास्टिक, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इन सबको कॉम्बैट करना हम दोनों के रिश्ते में। सो यू मस्ट पे स्पेशल अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर। ओके, दोनों नेशंस ने अडॉप्ट किए 3 पिलर्स जिस पे हम फोकस करना चाहते हैं। अगर हम होराइजन 2047 की बात करें तो, है ना, तो हम किस किस चीज पे फोकस करना चाहते हैं? सिक्योरिटी, प्लैनेट एंड पीपल। तो अगर आपसे एग्जैक्टली यही पूछ लिया जाए दैट इंडिया फ्रांस रिलेशंस आर एक्चुअली बेस्ड ऑन 3 पिलर्स, सिक्योरिटी, प्लैनेट एंड पीपल, है ना, तो आपको ऑफ कोर्स हर एक इस कीवर्ड को एक अलग सी हेडिंग बनानी है, सब हेडिंग बनानी है और उसको एड्रेस करना है। सिक्योरिटी के ऊपर कुछ लिखिए, अभी हम डिफेंस और ये सब कुछ पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। प्लैनेट के ऊपर लिखिए सिंगल यूज प्लास्टिक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ओसो वॉग, ये सब कुछ लिखिए, है ना। ओसो वॉग तो खैर यूके आ जाता है, बट उसका एक मेजर डायमेंशन, अभी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर पीपल टू पीपल टाइप्स आप जानते ही हैं, है ना, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। The two countries also reinforced ties on critical technology. अब critical technology में तो of course हम हर किसी के साथ अपने ties strengthen कर रहे हैं, चाहे वो यूएस है, फ्रांस है, कोई और कंट्री है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन एंड एक्सेट्रा। अब इस विजिट का की आउटकम क्या था? तो हमने जॉइंट कमिटमेंट दिखाई है कि हम एलिमिनेट करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को, ठीक है, और उसके पोल्यूशन को। Okay, we want a ban on single-use plastic products. India, of course, is doing a lot on this front, and we are, taking it to a global fora. A road map for Indo-Pacific was adopted. अब बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को, क्योंकि हम आगे इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आपको मैं एक चीज बताती हूँ, इंडो पैसिफिक हैज बिकम द न्यू थिंग, यू नो दिस वेरी वेल, राइट? इंडो पैसिफिक, दिस कोड, दिस दैट, एवरी कंट्री इज टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक। पर फ्रांस क्या है? फ्रांस खुद को एक्चुअली इंडो पैसिफिक का पार्ट मानता है, यानी कि फ्रांस believes that it is a party to the concept of Indo-Pacific, and rightly so, क्योंकि इंडो पैसिफिक का जो एरिया है कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे खत्म होता है, ईस्टर्न अफ्रीका से या फिर यूएस तक या जो भी, तो उसमें फ्रांस भी आ जाता है बीच में। फ्रांस खुद को एक पार्टी मानता है इंडो पैसिफिक का, तो उसी के रिस्पेक्ट में फ्रांस ने भी रिसेंटली एक और इंडिया के साथ मिलकर एक रोड मैप साइन किया है इंडो पैसिफिक के लिए, जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फ्री इंडो पैसिफिक की बात करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब यहाँ पे एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो चाइना है, चाइना बार बार फ्रांस को ऐसे बोलता है कि आप क्यों घुस रहे हो इंडो पैसिफिक में, क्यों खुद
को पार्टी मानते हो, आप ये करके कुछ नहीं कर रहे, बस इंडिया और इनका ये जो यूएस और इन सारी कंट्रीज का जो कोल्ड वॉर मेंटालिटी है उसको प्रमोट कर रहे हो, तो बार बार फ्रांस को वो अर्क करता रहता है ना। अब कर भी सकता है क्योंकि आप जानते हैं फ्रांस जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, तो इस वजह से चाइना ऐसे सोचता है कि इस सपोर्ट को वो किसी और चीज के लिए भी यूज करे। खैर, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओपनिंग ऑफ द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अब अपनी एम्बेसी खोलेंगे किधर, फ्रांस के मासे रीजन में, ठीक है, दिस इज एक्चुअली मासे, एंड वो बेसिकली यहाँ खोलेंगे अपनी एम्बेसी हैदराबाद में, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब फ्रांस बेसिकली क्या करेगा, जो हमारा इंडियन प्रोग्राम है सस्टेनेबल सिटीज़ पे, जिसे हम सिटीज़ 2.0 कहते हैं, जो हमने पिछली एक इकोनॉमी की वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है, तो उसको सपोर्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, आई विल रीड द पॉइंट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। हेड ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड टोटल एनर्जीज to establish a long-term LNG sale and purchase agreement। तो एक बेसिकली क्या हुआ है, हेड ऑफ अग्रीमेंट साइन हुई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और टोटल एनर्जीज के बीच में, ताकि हम एस्टैब्लिश कर सके एक लॉन्ग टर्म LNG सेल एंड परचेज अग्रीमेंट को। पहली बात तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ समझने वाली जो चीज़ है कि हेड ऑफ अग्रीमेंट क्या होता है, LNG की लॉन्ग टर्म सेल एंड परचेज करना है तो क्या है, क्या साइन किया है हेड ऑफ अग्रीमेंट, ध्यान से सुनिए। हेड अप, क्योंकि ये सारी चीजें कोई भी डिप्लोमेटिक विजिट होती है, कोई उसके की हाइलाइट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको रटना पड़ता है, विच ऑफ कोर्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स, है ना। तो हेड ऑफ अग्रीमेंट कुछ नहीं है, एक इनिशियल नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है। मतलब इट्स नॉट लाइक अ ट्रीटी और सम बाइंडिंग अग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, ये एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसपे हम बेसिकली बेसिक फ्रेमवर्क पे जीरो डाउन कर लेते हैं कि हमारा पार्टनरशिप इस तरह की होगी। सो इट्स द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ फॉर्मल डील, और क्योंकि ये इसका नेचर टेंटेटिव है तो इसको कभी भी रीनेगोशिएट किया जा सकता है, थोड़ा मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो हेड ऑफ अग्रीमेंट एक सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है। अब आप जानते हैं, देखिए अगर हम टाइमलाइन देखें इंडिया फ्रांस रिलेशंस की, तो अभी जैसे हम देख रहे थे ना कि हमारा 3 पिलर्स हैं, एक है सिक्योरिटी, एक है प्लैनेट, एक है पीपल। तो सिक्योरिटी प्लैनेट का भी हमने एक सिंगल यूज प्लास्टिक देख लिया, फिर आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला एक फैक्टर भी जानते हैं, है ना। सिक्योरिटी अभी हम डिफेंस वगैरह देख लेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी देख लेंगे। पीपल, अब देखिए पीपल तो आप जानते ही है ना, हमारा तो इन द सेंस एक बहुत ही हिस्टोरिकल रिश्ता है पीपल का भी, अगर हम बात करें तो यू नो दैट वेरी वेल कि हमारे यहाँ पे फ्रेंच सेटलमेंट्स हुआ करती थी, ठीक है। तो ये तो आप अगर इस फैक्टर को, इस पॉइंट को अगर एड्रेस भी कर रहे हैं, सो राइट अबाउट दैट, है ना। अब हम आते हैं कि कैसे हमारा टाइमलाइन क्या है। अगर हम 1947 की बात करें तो हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यानी कि हमारे आज़ाद होते ही हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया फ्रांस के साथ। 1962 की अगर हम बात करें, 1962 में ओके फाइनली इसको देखिए, आपको 1962 में इम्प्लीमेंट होते दिखेंगी ये सारी चीज़ें। तो जो 5 मेन फ्रेंच सेटलमेंट्स थे, है ना, जो इंडिया में थे, तो उसको इंडिया को रिटर्न कर दिया गया अंडर द दिल्ली ट्रीटी ऑफ 1954। फिर आता 1998, दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि हमने तब साइन किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। ओके 1998 में इंडिया और फ्रांस ने साइन किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब हम आते हैं कि क्या कॉन्वर्जेंस है इंडिया फ्रांस रिलेशंस में, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस सेक्टर। ओके अब आप जानते ही हैं, देखिए फ्रांस has been very instrumental in assisting India's defense modernization efforts through technology transfers, enabling indigenous production capabilities and joint ventures। आप जानते हैं कैसे फ्रांस बन चुका है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डिफेंस इक्विपमेंट्स का, है ना। इंडिया अब क्या कर रहा है, इंडिया डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम रशिया पे जो हमारी ओवर डिपेंडेंस है डिफेंस के टर्म्स में, उसको थोड़ा कम करना चाहते हैं। तो फ्रांस नाउ हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स टू इंडिया। नाउ ऑफ कोर्स दिस इज वन फैक्टर। आप ये भी जानते हैं जो P-75 स्कॉर्पियन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ना, उसमें कैसे फ्रांस और इंडिया एक्चुअली
डिड द वर्क टुगेदर। फिर उसके बाद राफेल के बारे में कौन नहीं जानता, तो राफेल एयरक्राफ्ट इज समथिंग जो एक एग्जांपल है। तो आप कुछ भी डिफेंस सेक्टर में लिख रहे हैं, कॉपरेशन की बात लिख रहे हैं, तो आप बस बुलेट पॉइंट्स में ऐसा लिख सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, P-75 स्कॉर्पियन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, राफेल एयरक्राफ्ट, दैट इज इट। ओके, द एग्जामिनर वुड ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड कि कहना क्या चाह रहे हो आप। फिर आता है इकोनॉमिक कॉपरेशन। इकोनॉमिक कॉपरेशन फ्रांस, आप देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया में, यानी कि FDI के अगर हम टर्म्स में बात करें तो इनका जो स्टॉक है $10 10,389 मिलियन है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियाज NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एंड फ्रांसिस लायरा कलेक्ट साइंड एन एग्रीमेंट कि हम रोल आउट करेंगे UPI को। आई होप आप समझ रहे हैं UPI क्या बनता जा रहा है, ठीक है ना। ना ही केवल आप देख रहे हैं कि UPI की जो ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो वॉल्यूम टर्म्स में हो, वैल्यू टर्म्स में हो, वो हर साल सरकार बताती है कि देखिए इतनी बढ़ रही है ना, जिससे ऑफ कोर्स कैशलेस जो इकोनॉमी है उसका एक हमें आप कह सकते हैं मेजरमेंट मिलता है। बट नॉट ओनली दैट, UPI हैज बीन sort of percolating in the entire world. India is doing every possible effort to make that happen, right? तो हमने बेसिकली एक अग्रीमेंट साइन किया है टू रोल आउट UPI इन फ्रांस इन यूरोप, which is of course very nice, क्योंकि हमारे जो वहाँ पे डायस्पोरा रह रहा है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काउंटरिंग टेररिज्म, दोनों ही कंट्रीज ने रिजॉल्व किया है कि हम इकट्ठे काम करेंगे, ठीक है। ये सिक्योरिटी में ही हम देख रहे हैं, जो एक पिलर है ना 3 पिलर्स में से, टू वर्क टुगेदर फॉर एडॉप्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन। ओके, देखिए क्या है ना, इंडिया क्या करती है, इंडिया ने बोला पहली बात तो टेररिज्म के खिलाफ काम करना है, तो टेररिज्म की डेफिनेशन लेके आओ। आपको तो यही नहीं पता, टेररिज्म की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। जो आप अपने आंसर्स में लिख के आते हो ना, वो बस ऐसी है कि इट्स अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू अचीव पॉलिटिकल एम्स, ये वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ टेरर, ये कुछ नहीं है। दिस इज नॉट इवन अ डेफिनेशन, ये तो कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ही नहीं है, ठीक है। तो पहले तो डिफाइन कर लो टेररिज्म को, तो और एक प्रॉपर टेररिज्म इज टेररिज्म। आपका टेररिस्ट जो है वो आपके लिए एक, आप कह सकते हैं सोल्जर है, किसी और के लिए टेररिस्ट, ऐसा नहीं हो सकता। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, देयर इज नो डिफरेंस, दिस कैन नॉट बी द थिंग, तो हम इस चीज को बहुत एम्फेसाइज करते हैं, इसीलिए हमने प्रपोज किया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। कॉम्प्रिहेंसिव से समझ गए होंगे कि सारे तरह का टेररिज्म ही होता है ना। यूनाइटेड नेशंस में हमने प्रपोज किया हुआ है, तो दोनों कंट्रीज ने बोला है कि हम साथ मिलके इसको अचीव करवाते हैं यूनाइटेड नेशंस में, है ना। स्ट्रेंथनिंग डेवलपमेंट, अब देखिए ऑफ कोर्स जो वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है AFD, ये बहुत बार आप न्यूज़ में भी पढ़ेंगे, तो उन्होंने अभी तक एलोकेट किए हैं 200 मिलियन यूरोज टू सपोर्ट वेलफेयर मेजर्स एंड मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। फिर उसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट वाला जो टॉपिक है, ठीक है, विच इज एक्चुअली टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। तो हमने लॉन्च किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, विच इज डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेशन अमंग सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज। We will discuss it in detail in a minute. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आप जानते हैं फ्रांस और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, ये हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेटेजी, हम नहीं पूछते फ्रांस से कि आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, फ्रांस हमसे नहीं पूछता कि आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। आप हैरान होंगे ये बात जान के, जब हमारा ऑलमोस्ट सबने साथ छोड़ दिया था, तो फ्रांस अकेला एक देश था जिसने हम पे कभी आवाज़ नहीं उठाई, कभी भी नहीं। सारे हम पे एक समय पे जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो हम पे सैंक्शन लगा रहे थे। सो मिसेस गांधी वॉज वेरी स्मार्ट एट दैट टाइम, मैंने कि इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने फ्रांस को बेसिकली अपना आप कह सकते हैं कि रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट बुलाना शुरू किया, फ्रांस आया। तो इसका मतलब था फ्रांस एक्चुअली हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करता है हर एक एस्पेक्ट में। ओके, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अब ऑफ कोर्स फ्रांस सपोर्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि फ्रांस सपोर्ट करता है इंडिया का जो परमानेंट मेंबरशिप का क्लेम है, एक राइटफुल क्लेम जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। फ्रांस सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स को भी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और फ्रांस ने ही हेल्प किया है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हम पे जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, सैंक्शंस लगाए जा रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट, तो फ्रांस ने ही सपोर्ट किया कि इंडिया को एक्सीड करवाया जाए टू द MTCR और वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये सारे के सारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाले और वेपन्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो नहीं, वेपन ट्रांसफर वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जियो स्ट्रेटेजिक,
अब जियो स्ट्रेटेजिक की अगर हम बात करें, बोथ आर कमिटेड टू इंश्योरिंग अ फ्री एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन एज वी वर जस्ट डिस्कसिंग। 2018 में क्या किया हमने, साइन किया एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ इंडो फ्रांस कॉपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। इस रोड मैप के हिसाब से बेसिकली दोनों साइड्स को क्या करना है, फाइनली लेके आना है कि इंडो फ्रेंच डेवलपमेंट फंड, जो हम दोनों क्या होंगे, ऐसा होता है ना कि बड़ी कंट्रीज होती हैं वो साथ आ जाती हैं, फिर जो बेचारी जो किसी भी हाल में बुरी कंट्रीज होती हैं जिनके साथ अच्छा नहीं हो रहा, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, किसी भी कारणवश कल को वो भी बड़ी बन सकती हैं, तो अपना इतना हुब्रिस में भी कोई नहीं रहने की जरूरत, लेकिन बड़ी कंट्रीज दे कम टुगेदर सो दैट दे कैन, इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट दे हेल्प आउट द स्मॉलर ones, right? So India and France, they are working to come together to bring a fund which would be Indo-French Development Fund so that we can help out the third countries. Of course आप ये भी जानते हैं इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में ट्राइलैटरल ग्रुपिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिसका एम क्या है कि हमें सिक्योरिटी इंश्योर करनी है बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी कि अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट से लेके पैसिफिक तक। ओके अब लेकिन ऑफ कोर्स इतना अच्छा पढ़ लिया, फ्रांस इंडिया के बीच में चैलेंजेस भी हैं बहुत सारे। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, फ्रांस ने ज्वाइन कर लिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, जो चाइना का है, और हम तो हमेशा अपोज करते हैं। ये तो वो देश है ना जिसने एलएसी स्टैंड ऑफ किया हुआ है, वो देश है जो हमें कहता है कि आप बॉर्डर को कुछ ज़्यादा ही एम्फेसाइज करते हो, बॉर्डर को एक एप्रोप्रिएट जगह देनी चाहिए क्योंकि बाकी टाइज भी तो हैं एंड ऑल ऑफ दैट। वी कांट सपोर्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बट यू हैव जॉइंड इट, तो ये एक चैलेंज है। ओके फिर ऑफ कोर्स राफेल एयरक्राफ्ट को लेके, उसकी डिलीवरी को लेके, करप्शन को लेके कि कोई मिडिल मैन है उसने पैसा खाया, कितनी कंट्रोवर्सी हुई है ना, इंडिया में भी फ्रांस में भी। फ्रांस में तो पूरा एक इन्वेस्टिगेशन हुआ इसमें एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये एक चैलेंज है। फिर उसके बाद आता है बायलेटरल ट्रेड। ऑफ कोर्स हमारा पोटेंशियल बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी दोस्ती है, फिर बायलेटरल ट्रेड क्या, कुछ भी नहीं है हमारा बायलेटरल ट्रेड, तो बहुत कम है पोटेंशियल से, है ना। जो ट्रेड विद फ्रांस है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 1.41% ऑफ हमारा टोटल इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया का, है ना। और ऑफ कोर्स बहुत सारे और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं, टेक्निकल, फिनेंशियल और सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटीज issues that both sides have to resolve on Jetapur nuclear power reactors. Okay, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब कुछ वे फॉरवर्ड। ओके सबसे पहली बात तो जो बचे हुए प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिए, है ना। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है, जो हम ईयू के साथ साइन करने की बात कर रहे हैं, आपको पता है कितने सालों से, डेकेड्स हो गए अब तो हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि इंडिया ईयू ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट साइन हो। तो फ्रांस हमारा अच्छा दोस्त है, इतने साल हो गए बातचीत करते, मे बी वो इन नेगोशिएशंस को फैसिलिटेट कर सकता है। लिंक किया जाए इंडिया फ्रांस की सिविल सोसाइटीज को, ठीक है, स्ट्रेंथन किया जाए पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट को। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा बैरियर हम दोनों के बीच में, हमारे दोनों के कॉपरेशन के बीच में लैंग्वेज है। पर इसको ऑफ कोर्स बहुत सारे, इंडिया तो अपने पार्ट पे बहुत करता है, इंडिया के तो बहुत सारे स्कूल्स में भी फ्रेंच सिखाई जाती है। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ क्रूशियल थिंग। अब हम आते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे। अब देखिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आपका एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आ जाता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे ही, क्योंकि क्या है ना, ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री 1:1 का रिलेशन आया आपके मेंस में। आपसे ऑफ कोर्स हमेशा एक ब्रॉडर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रीजनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इस रिपोर्ट का मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। 22nd रिपोर्ट जो आई है कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स की, किस पे आई है रिपोर्ट, इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे। इसको सबमिट किया गया है टू द पार्लियामेंट। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, ऑफ कोर्स आप समझ गए हैं क्या है हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कि सबसे पहले नेबरहुड आता है, कुछ भी होगा सबसे पहले आप हैं हमारे पड़ोसी, है ना। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो देखिए जो हमने श्रीलंका के लिए किया ना, वो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की एक एक्सटेंशन थी। सबसे पहले हमने इसलिए उनका साथ दिया, ये हमारा फर्ज था, ठीक है। तो वैसे ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या कहती है, इट फॉर्जेस अ स्ट्रॉन्ग नेबरहुड रिलेशन बेस्ड ऑन, ध्यान से सुनिए, आप आंसर लिख रहे हैं तो कीवर्ड्स लिखिएगा कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग नेबरहुड रिलेशन है किस पे हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कंसल्टेटिव, नॉन रेसिप्रोकल, आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच विद इंडियाज नेबर्स। कंसल्टेटिव मतलब कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो सबके कंसेंट से लिया जाएगा, आपसे बातचीत की जाएगी, नेगोशिएट किया जाएगा डिप्लोमेटिकली हर एक चैनल के थ्रू। नॉन रेसिप्रोकल सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो इंडिया है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर, कि नेकी कर दरिया में डाला ना, ऑल दैट, कि हम बेसिकली
एक बार अगर किसी की हेल्प करेंगे तो उसको जताते नहीं रहेंगे, जैसे चाइना है, एक बार हेल्प कर दी किसी की, कर दी, एक्सपेक्ट नहीं करना कि वापस में उसने भी हेल्प करनी है या नहीं, बस नहीं करना ये एक्सपेक्ट, ठीक है। आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच, ऑफ कोर्स अगर हमारा रिश्ता है उस पर इतना फोकस किया जा रहा है तो उसका आउटकम निकले, सही से निकले, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इट शुड कम आउट फ्रॉम दैट। ओके, हम एनर्जी में कुछ अगर कॉपरेट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक जो हमारा थ्रेशोल्ड है, जो हमने एक्सपेक्ट किया है, वी मस्ट मीट दैट। इट यूजेस द प्रिंसिपल्स ऑफ सम्मान, ऑफ कोर्स ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के कल्चरल टेनेट्स क्या है। सम्मान, रिस्पेक्ट, संवाद, डायलॉग, शांति, पीस, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी एंड संस्कृति, कल्चर, है ना। बेटर एंगेजमेंट के लिए ये जो 1 2 3 4 5 एस हैं, जो आप बहुत बार हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी बोलते सुनेंगे नेबरहुड के टर्म्स में, वो आपको पता होने चाहिए। ऑफ कोर्स ये पॉलिसी कहती है कि यू नीड टू हैंडल इंडियाज एक्सटर्नल थ्रेट्स बेटर, अचीव द नेसेसरी सपोर्ट इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स, फोरम्स लाइक द यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। अब इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं आज तक नेबरहुड के टर्म्स में, बहुत सारे। अब ऑफ कोर्स आप नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लिख रहे हैं तो आप इस तरह का कोई फ्लो चार्ट बनाइए। अब इन्होंने तो बहुत कंस्ट्रिक्ट करके लिख दिया क्योंकि इनके पास जगह का कंस्ट्रेन है, लेकिन आप अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाइए, आप ऐसे 4 डायमेंशंस बना के दिखाइए कि इंडिया के इनिशिएटिव्स, इंडियन इनिशिएटिव्स इन नेबरहुड, फिर ऑफ कोर्स उसका एक ऐसे डायमेंशन बनाइए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो बहुत कुछ पार्लियामेंट अफगानिस्तान का हमने बनाया है, आप शाहबार देखिए, उसका लिखिए, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो मोल्डीव्स में है, ये 3 एग्जाम्पल लिखिए। फिर उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कैसे वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव चलाई है हमने। फिर डेवलपमेंट असिस्टेंस, जैसे भूटान का जो 5 ईयर प्लान होता है उसमें भी हम असिस्ट करते हैं, कुछ एलोकेशन जाता है हर साल, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ईजिंग द फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम्स, हम यूपीआई को कैसे श्रीलंका में कर रहे हैं एनेबल, और कैसे भूटान में रुपे कार्ड्स को, तो हम ये फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम्स को भी, डायस्पोरा हमारा और नेबरहुड कनेक्टिविटी सही रहनी चाहिए। चैलेंजेस पर्टेनिंग टू इंडियाज नेबरहुड, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ चैलेंजेस है। सबसे बड़ा वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी मतलब किस तरह का म्यांमार में जो हमने देखा, अभी कू हो गया, पाकिस्तान में पता नहीं क्या चलता रहता है, पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ, अभी पाकिस्तान तो मतलब बहुत ही फ्रंट्स पे डिटोरिएट हो चुका है, बहुत फ्रंट्स पे, इकोनॉमिकली वहाँ पे अभी क्या हमने हालत देखी है कि आईएमएफ से पैकेज लेना पड़ रहा है, किस तरह से मार्केट 7-8 बजे बंद कर दी जाती है ताकि लाइट की बचत हो सके। फिर इसके बाद पॉलिटिकली ऑपोजिशन पे जो आप देख रहे हैं, इमरान खान जी को अभी रिसेंटली जेल हुई थी। फिर उसके बाद सिक्योरिटी, कैसे टेरर अटैक्स हो रहे हैं तालिबान के और इस्लामिक स्टेट के, है ना। सारा तरह से जो वॉलेटिलिटी है, जो ऑफ कोर्स अगर हमारे पड़ोस में वॉलेटिलिटी है तो कभी हमारे यहाँ भी तो आ ही सकती है। I hope you get my point. It can always spill over, and that's a threat, and that's a challenge. Economic crisis. इकोनॉमिक क्राइसिस तो आपने देखी ही है श्रीलंका और पाकिस्तान में। बॉर्डर इश्यूज, ऑफ कोर्स देखिए कश्मीर का जो मुद्दा है, या काला पानी डिस्प्यूट है हमारा नेपाल के साथ, इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैरीटाइम डिस्प्यूट भी हैं श्रीलंका के साथ, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के साथ। इन्फिल्ट्रेशन एंड इमिग्रेंट इशू, ये तो ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज दिस, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स ही पोरस हैं, है ना। अगर हम स्पेशली बांग्लादेश म्यांमार के साथ देखें तो अभी क्या है, इतने सारे दोबारा से कू हो गया म्यांमार में, तो कितने सारे रिफ्यूजीज आ रहे हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, क्योंकि जो म्यांमारीज हैं बेसिकली, अभी अभी मणिपुर वायलेंस में भी है ना, जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह जी, वो यही तो कहते हैं। बहुत सारे लोग जिनके खिलाफ हम ड्राइव कंडक्ट कर रहे थे, उनका ये कहना है बेसिकली, जो हम एंटाई नारकोटिक्स ड्राइव कंडक्ट कर रहे थे, तो वो जो इस तरह का ओपियम वगैरह की कल्टीवेशन करना और ये ट्रेड, इलीगल ट्रैफिकिंग करना, ये सब कुछ जो म्यांमार से आए हुए लोग हैं वो यहाँ पे बस गए हैं, वो तो इंडिया के है भी नहीं है, तो उनके खिलाफ ये ड्राइव चल रही थी। और ये जो मणिपुर वायलेंस कर रहे हैं लोग, ये हमारे उस ड्राइव के खिलाफ ही कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो इंडिया के है भी नहीं, जिन्होंने दंगे करने शुरू किए, ऐसा एन बीरेन सिंह जी कहते हैं। तो ये बेसिकली एक फैक्टर है इन्फिल्ट्रेशन और इमिग्रेंट का। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, हम जानते हैं इंडस, तीस्ता विद बांग्लादेश, अभी तक तीस्ता वाटर पे कोई अग्रीमेंट ही नहीं आ पाया है। शेख हसीना जी प्राइम मिनिस्टर इस बार भी मिले थोड़े समय पहले, तब भी कुछ नहीं हुआ। सो दैट इज ऑफ कोर्स अ थिंग। कमिटी रिकमेंडेशंस, ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है ये 22nd कमिटी रेकमेंड क्या करती है नेबरहुड पॉलिसी पे, फॉर अ बेटर नेबरहुड पॉलिसी, इम्प्रूविंग द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर,
क्या किया जाए, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, है ना, और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आए, लैंड कस्टम स्टेशन है। लैंड कस्टम स्टेशन बेसिकली जो भी कस्टम रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको डिसॉल्व करना बॉर्डर पे, है ना, चाहे वो एक्सपोर्ट ट्रेड एंड ऑल ऑफ दैट। और साथ ही में बॉर्डर हार्ट्स विल बी बिल्ड, ऐसा कमिटी कहती है कि मोर बॉर्डर हार्ट्स मस्ट बी बिल्ड। आपको पता है अभी रिसेंटली पहला बॉर्डर हार्ट हमने देखा बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे। बॉर्डर हार्ट क्या है, एक एक्चुअली आप जानते हैं जैसे दिल्ली हाट है वैसी बॉर्डर हाट है, अगर आप कभी दिल्ली हाट गए हैं तो बॉर्डर हाट इज एक्चुअली अ स्पेशल सॉर्ट ऑफ मार्केट। एक मार्केट है, कुछ नहीं है, एक मार्केट है जो एग्जैक्टली जैसे अगर हम इंडिया बांग्लादेश के केस में देखें तो एग्जैक्टली इंडिया बांग्लादेश जीरो लाइन पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मार्केट में दोनों इंडियन और बांग्लादेशी सिटीजन जो हैं, जो ऑफ कोर्स रिमोट एरियाज में रहते हैं क्योंकि बॉर्डर एरियाज में ही रह रहे हैं दोनों, तभी तो आएंगे वहाँ पे सामान खरीदने के लिए। तो दोनों इंडिया और बांग्लादेश के जो सिटीजन हैं वो विजिट कर सकते हैं, गुड्स खरीद सकते हैं वेंडर से। और ये वेंडर्स भी अगर हम बात करें ना, वेंडर्स भी दोनों ही कंट्री के हैं, कुछ बांग्लादेशी हैं, कुछ इंडियन हैं। तो आप समझ रहे हैं किस तरह का आप कह सकते हैं कॉपरेशन है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में या बॉर्डर के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूविंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ओके, सो ऑफ कोर्स वी मस्ट डू दैट क्योंकि हमारा कॉमन कल्चर है, कॉमन हिस्ट्री है, तो ऑफ कोर्स उसका फायदा तो उठाना चाहिए। कीप, और ऑफ कोर्स हम दिखते सेम है, भाषा सेम है, सब कुछ सेम है, तो एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट सो मस्ट ऑफ कोर्स बी स्ट्रेंथेंड, कीपिंग डिप्लोमेटिक डोर्स ओपन। तो ऑफ कोर्स देखिए जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज, जैसे हमने कहा ना, संवाद, डायलॉग तो हमेशा ओपन रहना चाहिए। कोई भी डिस्प्यूट है संवाद से उसे सुलझाया जाएगा, क्यों उसको इतना ज्यादा बढ़ाना चढ़ाना। कंटिन्यू दी ऑलरेडी टेकन, ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम करते हैं, उसको और कंटिन्यू किया जाए। चाइना आ रहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने, तो हम करते हैं ना डेवलपमेंट, लाइंस ऑफ क्रेडिट देना, और इसको हम अब देखिए ना कितना मॉलडीव्स को हम एलओसी देते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम आते हैं इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी, जहाँ पे मैं आपको बार बार कह रही थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा है। क्योंकि आपसे देखिए अगर मेंस में क्वेश्चन आ रहा है तो मेंस में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है, कैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी टूल की तरह एक्ट करता है। सो दिस कैन बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऑफ कोर्स यू हैव द आंसर आल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू राइट अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट अबाउट इट्स फीचर्स, एंड ऑफ कोर्स यू राइट फर्दर ऑन कि इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी, पहली बात तो आप एनर्जी डिप्लोमेसी को डिफाइन कर दो, फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में लिखो, और फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस कैसे एक एनर्जी डिप्लोमेसी टूल की तरह एक्ट करेगा उसके बारे में लिखो। कुछ चैलेंजेस है वो लिख दो, फिर वे फॉरवर्ड है वो लिख दो, आपका आंसर ही खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इंडिया के एनर्जी डिप्लोमेसी पे। इंडिया कंसिडर कर रहा है कि हम पावर को ट्रेड करेंगे हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, किसके थ्रू, म्यांमार और थाईलैंड के थ्रू। ये हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी का पार्ट है। एनर्जी डिप्लोमेसी क्या होती है, ये जो डेफिनेशन है, मेरी सजेशन आपको ये है कि आप फुल इतनी डेफिनेशन लिखें, ठीक है। ऑफ कोर्स आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं दोनों पॉइंट्स को, बट ऑफ कोर्स ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आप कह सकते हैं कवरेज देगा अगर आपको एक आंसर मिलता है तो, है ना। तो व्हाट इज एनर्जी डिप्लोमेसी? इट परटेन्स टू गवर्नमेंट रिलेटेड फॉरेन एक्टिविटीज that aim to ensure a country's energy security while promoting business opportunities related to the energy sector. It seeks to secure a sustainable source of energy for society at large and economic growth, use energy capacities as instrument of foreign policy to deter, reduce or eliminate national threats एंड रिस्क। तो कुछ नहीं है, हमने बस डिप्लोमेसी के माध्यम से बाकी कंट्रीज से इस तरह की अग्रीमेंट साइन करनी है जिससे हमारी कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी बरकरार रहे, ठीक है। हमको कभी एनर्जी की आप कह सकते हैं दिक्कत ना हो, एक तो ये इंश्योर करना। और ऑफ कोर्स जब हम इस तरह का अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो हमारे भी तो कुछ कैपिटलिस्ट होंगे इंडिया के, है ना, कुछ इकोनॉमिस्ट होंगे, कुछ आई होप यू गेट माय, कुछ बिजनेसमैन होंगे जिनको इस तरह के प्रोजेक्ट्स में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ऑफ कोर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी जीडीपी बढ़ेगी उससे। तो ये दोनों चीजें साथ साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी साथ साथ हो सकती है एनर्जी डिप्लोमेसी के माध्यम से। दिस इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। हाउ इज इंडिया परसुइंग एनर्जी डिप्लोमेसी, ठीक है, देख लिया एनर्जी डिप्लोमेसी क्या होती है। तो हम कर क्या रहे हैं इसके लिए, बहुत कुछ आपको पता है। ये पॉइंट्स ऐसा लग सकता है याद करने बड़े मुश्किल होंगे, ये ब्लू बॉक्स देखते ही आपको एक फोबिया सा डेवलप हो जाएगा। इट्स वेरी इजी, आपने यहाँ पे जो भी लिखा है ना कहीं न्यूज़पेपर्स में इधर उधर बात करते जरूर सुना है, बस उसको यहाँ पे कंपाइल कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो पावर ट्रांसमिशन,
पॉइंट नंबर 1 इज पावर ट्रांसमिशन, है ना। हम बेसिकली पार्ट हैं सार्क एनर्जी अग्रीमेंट के, एनर्जी अग्रीमेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, जो 2014 में साइन हुई थी। कोई बात नहीं, अगर ये पॉइंट भी याद नहीं होता तो वैसे भी हर एक पॉइंट पे एक आधा पॉइंट ही लिखना है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है। मैं आपको बताऊं तो इंडिया एक्सपोर्ट्स पावर टू बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। बांग्लादेश को तो हम एक्सपोर्ट ही करते हैं क्योंकि बांग्लादेश के पास पावर की कमी है सबसे ज़्यादा, पर नेपाल और भूटान से तो हमने इंपोर्ट करने के भी कुछ कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं रिसेंटली। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स पावर टू बांग्लादेश, नेपाल, Bhutan. This is something you will write in power transmission. India has issued the guidelines for import export of electricity 2018. ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन। लिखिए ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में लिखिए। ये तो बिल्कुल एनर्जी डिप्लोमेसी है। जो भी हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे भी अगर बढ़ चढ़ के पार्ट ले रहे हैं किसी चीज़ में, हम प्रपोज कर रहे हैं अगर कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इस तरह का कुछ भी, तो वो क्या है, वो हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी का ही पार्ट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ओसोवॉग इनिशिएटिव तो जानते ही है ना, क्या है बेसिकली एक कॉमन ग्रिड बनाना, ताकि देखिए द सन नेवर सेट्स। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, सन तो कभी ढलता ही नहीं ना, ठीक है। आज आपके यहाँ भी सूरज नहीं उगा हुआ, आपके पास सोलर पावर नहीं, लेकिन कहीं तो उगा हुआ है, तो वहां से ट्रांसफर किया जा सकता है कॉमन ग्रिड में और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो ये आप लिखिए। फिर उसके बाद पाइप कनेक्टिविटी। देखिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम एनर्जी डिप्लोमेसी कह रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लोमेसी नहीं। एनर्जी डिप्लोमेसी में हमें सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बरकरार रहे। एनर्जी सिक्योरिटी में फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सिक्योरिटी भी आती है, ऑयल बेस्ड, नेचुरल गैस बेस्ड, ये सब कुछ आता है। हमें बस ये इंश्योर करना है कभी हमको दिक्कत ना हो एनर्जी से रिलेटेड। तो उसमें पाइप कनेक्टिविटी भी आती है। तापी पाइपलाइन आप जानते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, है ना। ऐसे ये बेसिकली आप कह सकते हैं ट्रैवल करती है। तो हमें क्या करना है, तुर्कमेनिस्तान से नेचुरल गैस लेके आनी है रिमेनिंग थ्री कंट्रीज में, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ, न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन। ऑफ कोर्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, इंडिया जापान सिविल न्यूक्लियर डील, ठीक है। अब देखिए, जब आप इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और ये सब कुछ पढ़ते हैं स्टैटिक पोर्शन में, अगर आप स्टैटिक पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो आप उसमें इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील को तो पढ़ते ही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने बेसिकली साइन की थी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, इंडिया नेपाल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में, जैसे महाकाली ट्रीटी, अपर करनाली प्रोजेक्ट, अरुण प्रोजेक्ट्स, है ना। ये सब कुछ बहुत रिसेंटली न्यूज़ में थे, हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले किसी वीडियो में। इंडिया इंपोर्ट करता है पावर को ये पर्टिकुलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जो भूटान में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। भूटान नेपाल में तो ऑफकोर्स मैं आपको बता रही थी ना कि हम इंपोर्ट भी करते हैं पावर को। हम सिर्फ पावर को उनको बेचते ही नहीं है, बल्कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को इंपोर्ट भी करते हैं, जैसे ताला, चुखा, कुरीचू, मांगदेचू, ये सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। आपके प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, है ना। ताला, चुखा, कुरीचू, मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स is associated with which country, या फिर सिर्फ इतना आ जाएगा is actually what recently seen in news is actually what। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है, कहाँ के, भूटान के। लेकिन इंडिया की डिप्लोमेसी में, एनर्जी डिप्लोमेसी में कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे हम बहुत सारा जो अपना एनर्जी का कंपोनेंट है वो एक ही रीजन से ले रहे हैं, वो पर्शियन गल्फ रीजन है। अगर हम देखें, आप ये तो जानते हैं 85% के करीब जो हम अपना जो ऑयल यूज़ करते हैं, ऑयल एंड गैस, स्पेशली ऑयल, हम सिर्फ ऑयल की बात कर लेते हैं, 85% हम उसका इंपोर्ट ही करते हैं। और उसमें से भी 60% अगर हम देखें, 85% का 60% एक ही रीजन से आ रहा है, वो पर्शियन गल्फ है। तो ओवर डिपेंडेंस है ना एक पर्टिकुलर रीजन पे। पावर चार्जेस, ट्रांसमिशन चार्जेस ऑन पावर सप्लाइड यूजिंग एन इंटरकनेक्टेड रीजनल नेटवर्क आर चैलेंजिंग टू डिसाइड। अब ऑफ कोर्स देखिए, जो ट्रांसमिशन चार्जेस हैं, जैसे हमने कह तो दिया पावर ट्रांसमिशन हम एक्सपोर्ट करते हैं ये वो, लेकिन कितना पैसा लगेगा उस पर, कितना चार्ज करें हम। तो पावर चार्जेस को डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं एनर्जी सेक्टर तो एक हाईली टेक्नोलॉजी सेंसिटिव सेक्टर है, राइट। और ये जो फैक्टर है टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट का,
ये रहेगा ही। फिर ऑफ कोर्स कुछ भी चीज़ में टेक्नोलॉजी आ जाती है, इंटरकनेक्शन आ जाता है, तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के भी ऑफ कोर्स इश्यूज आ ही जाते हैं। कभी भी इसको वेपनाइज भी किया जा सकता है किसी थ्रेट द्वारा। हम ओवर डिपेंडेंट है कोल पे। कोल अकाउंट करता है नियरली 50% ऑफ अ पावर जनरेशन, बाय कंपैरिजन रिन्यूएबल सोर्सेज अकाउंट फॉर ओनली 43%. Energy infrastructure bottlenecks, of course, developing and maintaining energy infrastructure across borders, such as pipelines and transmission grids, is challenging. You know that very well, right? Way forward, import diversification. ठीक है, तो of course, हम एक ही जगह पर इतने ज़्यादा अगर डिपेंडेंट है तो इम्पोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की जाए। अभी ही आप जानते हैं जो ONGC विदेश है उसके पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट जो हैं वो 32 ऑयल एंड गैस एसेट्स में है इन 15 कंट्रीज। तो हम ठीक है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन इसको और एनहांस करना चाहिए। पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट का मतलब बेसिकली अगर कोई, जैसे ONGC विदेश एक अंडरटेकिंग है, ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम 15 कंट्रीज में बात कर रहे हैं इसके पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है, तो 15 कंट्रीज की बहुत सारी और अंडरटेकिंग्स होंगी। तो एक अंडरटेकिंग जब दूसरी अंडरटेकिंग में कोई शेयर को होल्ड करता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे, और इस लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड करने का उसका रीजन इतना है कि वो कुछ मेजर ऑफ कंट्रोल या इन्फ्लुएंस उसकी एक्टिविटीज में भी एक्सरसाइज कर सके, है ना, तो उसे हम पार्टिसिपेशन में इंटरेस्ट है ना, उस अंडरटेकिंग की पार्टिसिपेशन में हमें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जोग्राफिकल एडवांटेज, ऑफ कोर्स इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एनर्जी रिच एरियाज के पास, इसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए टू प्रमोट कंट्रीज प्लेस एंड रोल in the region and the world, investment and financial resources, better monitoring and cooperation. अब देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस कैसे इंडिया का एनर्जी डिप्लोमेसी टूल है। करंटली देखिए आप क्या है ना, यूनाइटेड नेशन सिस्टम के पास कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। जैसे हर किसी चीज़ के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, आप जानते हैं WHO हेल्थ के लिए है ना, हमने क्लाइमेट चेंज से सोचा ही नहीं था ना कभी। तो अब यूनाइटेड नेशंस के पास कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है जो टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कोई एजेंसी नहीं है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इट कैन बिकम एन इम्पोर्टेंट टूल टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, पर्टिकुलरली टू प्रमोट, disseminate and deploy solar energy. An ISA can conduct a multi-dimensional approach to promote science diplomacy for building global solar capacity. अभी क्या है, हम हमारे जो साइंस डिप्लोमेसी है, यानी कि जो किसी और कंट्री के या जो पूरे वर्ल्ड के जो बेस्ट साइंटिफिक माइंड्स हैं, दे मस्ट कम टुगेदर, वी मस्ट पिच फॉर दैट, राइट, ताकि जो ग्लोबल सोलर कैपेसिटी है उसको बिल्ड किया जा सके, है ना। सो वी मस्ट डू दैट। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यूज़ किया जा सकता है इस पर्पज़ के लिए, इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। ISA इज इवॉल्विंग एज अ कॉपरेशन प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू क्रिएट ग्लोबल कोहेरेंस ऑन कॉमन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू द सोलर सेक्टर, है ना, कि क्या कॉमन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए सोलर सेक्टर में, बहुत सारी चीज़ों में हम इस पे वी आर जीरोइंग डाउन थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी विल राइज एक्सपोनेंशियली ड्यू टू ग्लोबल एंड नेशनल कंट्रीज। अब आप जानते हैं जो नेट जीरो टारगेट्स है वो सबको अटेन करने हैं, सबके अपने अपने ऐसे गोल्स बने हुए हैं, तो सबको अचीव करने हैं, तो उसके लिए क्या होगा, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ती जाएगी। सोलर, अब क्या है ना, रिन्यूएबल एनर्जी में भी क्या आता है, विंड आता है। अब विंड अगर आपने लेना है, विंड एनर्जी लेनी है, तो ऑफकोर्स विंड वेलोसिटी चाहिए, एक स्पेसिफिक विंड वेलोसिटी चाहिए, वो हर समय तो नहीं रह सकती और हर जगह भी नहीं हो सकती। वैसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, एक स्पेसिफिक हाई फ्लो ऑफ वाटर चाहिए, वो हमेशा तो नहीं रह सकता और हर जगह नहीं हो सकता। तो एक जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो कंस्ट्रेन है इन दोनों की चीज़ों में, वो यहाँ पे हमें नहीं दिखता सोलर एनर्जी में, क्योंकि सन तो सन है, एनर्जी तो एनर्जी आनी है, तो उसमें क्या कर लोगे आप, कम एनर्जी ज़्यादा एनर्जी, वेलोसिटी ज़्यादा एनर्जी की है, ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी डिप्लोमेसी टूल बन सकता है, क्योंकि कंस्ट्रेंट नहीं है ना। ISA has partnered with nearly 32 international organizations, you know very well, ताकि हम क्रिएट कर सकें, मोबिलाइज कर सकें यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स 1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में, सोलर सेक्टर में, बाय इट्स मेंबर कंट्रीज 2030। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि कैसे हम इसको ISA को एक ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी बना सकते हैं, और वो है ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ओके।
क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे भी बेस्ड है। पहली बात तो हम सबके लिए सोच रहे हैं, हम चाहते तो अपने लिए कुछ करते हैं ना। हमें पता है ना, एनर्जी, टेररिज्म, ये हेल्थ और ये सब कुछ, हम नहीं है यूएस। हम नहीं सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, हम कह रहे हैं कि हमें सबके बारे में सोचना है ना। या फिर हम CDRI जो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबके लिए करते हैं ना। तो पहली बात तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए है। ओके, विद ओसोवॉग, अब ऑफ कोर्स है कि ओसोवॉग में तो सबसे ज्यादा इंक्लूसिवनेस और ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल ग्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं टॉरड जोन में। आई होप आप टॉरड जोन समझते हैं। टॉरड जोन क्या है? इट्स एक्चुअली द लार्जेस्ट थर्मल जोन, है ना। आप ये तो जानते ही हैं, पढ़ते हैं अपनी बेसिक ज्योग्राफी। लार्जेस्ट थर्मल जोन जो लोकेटेड है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना। वैसे ही जैसे टेम्परेट जोन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में टेम्परेट जोन आ जाते, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो इतना बड़ा थर्मल जोन है जहाँ पे सोलर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एंड ऑल ऑफ दैट, है ना, तो उसको हम टॉरड जोन कहते हैं। तो ये ग्लोबल ग्रिड होगा टॉरड जोन का, and it can overcome the issues of domestic land scarcity, import of solar inputs, and reduce reliance on fossil fuels as well. तो ये तो of course आपको पता ही होना चाहिए. Now let's move on to another topic, strengthening multilateral development banks. Okay, now this is very interesting, बहुत important भी है क्योंकि recently G20 के चलते हुए आपको अभी न्यूज़पेपर्स में भी बहुत बार प्राइम मिनिस्टर और स्पेशली हमारी जो निर्मला सीतारमन जी हैं, फिनेंस मिनिस्टर है, वो बहुत मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में कुछ ना कुछ बोलते दिखेंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे G20 का एक एजेंडा भी है इसको रिफॉर्म करने का। तो रिसेंटली जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप है जो इंडियन G20 प्रेसिडेंसी ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, उन्होंने वॉल्यूम 1 निकाली है अपनी रिपोर्ट की, रिपोर्ट ऑन हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ MDBs। देखिए MDBs में पोटेंशियल बहुत है, पूरी कंट्री, पूरी वर्ल्ड को हेल्प करने का, उनके पोटेंशियल को हार्नेस करने का, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, है ना। वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ चैलेंजेस हैं आपके अंदर, आपका स्ट्रक्चर बेकार है, उसको ठीक करो पहले। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। मोर अबाउट न्यूज़ क्या है? अगर हम मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की बात करें तो ये क्या होते हैं। ऑफकोर्स अगर देखिए आपसे आपके GS3 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, या GS2 में भी आ सकता है ये तो, क्योंकि डिप्लोमेसी की बात है एक तरह से, पर मोस्ट प्रोबेबली GS3। तो अगर आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ MDBs, एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट बी मेंशनिंग दिस वॉल्यूम 1 ऑफ द रिपोर्ट, एंड जो लेटर ऑन अभी हम चीज़ें देखेंगे G20 के चलते हुए, यू मस्ट मेंशन दैट। पर ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको MDBs को डिफाइन करना है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं MDBs के जो एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर पॉइंट करता है। तो आपको दिस मस्ट बी योर इंट्रोडक्शन। तो मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स क्या है? मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स एक्चुअली सुप्रानेशनल का मतलब होता है, नेशनल तो हो गया जो एक कंट्री, फिर इंटरनेशनल क्या हो गया जिसमें सारी कंट्रीज। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूशन से ऊपर है, जिसमें सारी कंट्रीज आ जाती है, ठीक है, उसे हम सुप्रानेशनल कह देते हैं, है ना। तो जैसे यूनाइटेड नेशंस भी एक तरह से सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशन ही है, ठीक है। तो ये जो बैंक्स जो सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं विच हैव बीन सेट अप बाय सॉवरेन स्टेट्स, जो सॉवरेन स्टेट्स इसमें शेयर होल्डर्स हैं, है ना, जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे क्या है? मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं। अब ये रिपोर्ट है, ये अब ध्यान से सुनिएगा, ये रिपोर्ट प्रपोज करती है ट्रिपल एजेंडा, एक ट्रिपल एजेंडा को प्रपोज करती है MDBs के लिए, ठीक है। तो ट्रिपल एजेंडा क्या है ये चीज हम देख लेते हैं। मैंडेट्स, अडॉप्टिंग अ ट्रिपल मैंडेट ऑफ, तो इन्होंने कहा है बेसिकली रिपोर्ट है कि देखिए आपको अडॉप्ट करना चाहिए, आपका बेसिकली 3 चीज तो कंपलसरी है आपके लिए, ये आप मतलब अपने गांठ मान लो कि ये 3 जो चीजें आपने करनी ही करनी है। पहली बात, एलिमिनेट कीजिए एक्सट्रीम पॉवर्टी को, बूस्ट कीजिए शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को, कंट्रीब्यूट कीजिए टू ग्लोबल पब्लिक गुड्स, ठीक है, एलिमिनेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, बूस्टिंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल पब्लिक गुड्स। और दूसरा क्या आ जाता है ट्रिपल एजेंडा में? दूसरा एजेंडा क्या है?
ट्रिपलिंग सस्टेनेबल लेंडिंग लेवल्स बाय 2030, यानी कि जितना भी अभी सस्टेनेबल एक्टिविटीज के लिए क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या कोई प्रोजेक्ट या डैम या कुछ भी है ना, इन चीज़ों के लिए आज आप जितना लेंड कर रहे हैं उस लेवल को ट्रिपल कर दीजिए, यानी कि 3 टाइम्स कर दीजिए उस लोन देने की प्रक्रिया को, यानी कि 3 टाइम्स आप लोन्स दीजिए वॉल्यूम के टर्म्स में, वैल्यू के टर्म्स में बेसिकली बाय 2030। ठीक है, mechanisms, creating a third funding mechanism that permits flexible and innovative arrangements for purposefully engaging with investors. Okay, तो ये बेसिकली आपको मैं समझाती हूँ, इसका मतलब यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी से पूछा गया कि इसमें हम थर्ड फंडिंग में बेसिकली क्या क्या करेंगे। उन्होंने इस चीज़ पे तो इतना कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, पर मैं आपको अगर थर्ड पार्टी फंडिंग की बात कराऊँ तो क्या होता है थर्ड पार्टी फंडिंग? इट्स नथिंग बट जिसे हम लिटिगेशन फाइनेंसिंग भी कहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक लिटिगेशन है, ऑफकोर्स कोई भी केस डालने में भी तो पैसा लगता है, उसको लड़ने में भी बहुत पैसा लगता है एक पार्टी द्वारा। ओके, तो क्या किया जा सकता है, एक कोई भी थर्ड पार्टी जो है, एक कोई भी बैंक या कोई भी इस तरह का, वो इसको फंड कर सकता है। ओके, एक इसको फंड किया जा सकता है ताकि इसको प्रॉपरली इनोवेटिव मैनर में रिजॉल्व किया जा सके। एक ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ MDBs, ऑफ कोर्स क्या सिग्निफिकेंस है MDBs की? इंटरनेशनल पिलर टू स्टेबलाइज द ग्लोबल इकोनॉमी, ये तो आप जानते ही हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में जब जब कोई दिक्कत आई है तो ये ही पिलर्स हैं जिन्होंने इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है, क्योंकि MDBs ने प्रोवाइड किए थे $222 बिलियन during the 2008 global financial crisis, and this is exactly how we got out of it. Promote growth in developing and underdeveloped countries, you know this very well। कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एजुकेशन, उसमें वर्ल्ड बैंक अपना लोन दे रहा होता है, या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के जिसमें वर्ल्ड बैंक एक पार्टनर होता है। प्रोवाइड लो कॉस्ट लॉन्ग मेच्योरिटी फाइनेंसिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम पे मिले वो लोन, और उसकी जो मेच्योरिटी है वो बहुत साल बाद होता, कि इतना प्रेशर ना हो कि अभी वापस भी करना है, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, so this is very important। Spending on sustainable infrastructure in developing countries needs to expand fourfold by 2030। MDBs can indirectly draw private, अब देखिए क्या है ना, अगर आप, वही चीज़ है क्राउड इन इफेक्ट जिसे आप कहते हैं, अपने बेसिक इकोनॉमी है, तो क्राउड इन इफेक्ट भी तो बड़ी बड़ी एंटिटीज ही ला सकती हैं, छोटा सा इन्वेस्टमेंट तो कौन ही करके कोई क्राउड इन कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने इंडिया के साथ मिलके कुछ फंड कर दिया, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, फॉर एग्जांपल वाटर अवेलेबिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड या कुछ भी। तो अब अगर आपने एक रीजन में ये सारी चीज़ें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, मार्केट डेवलप कर दी, रोड सही से बना दी जो मार्केट तक लीड कर रही हैं, तो वो एरिया बिल्कुल कॉन्ड्यूसिव है कि वहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं। प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल सोचेंगे हाँ ये सही लग रहा है, कंडीशन सही लग रही है, यहाँ पे हम पैसा कमा सकते हैं, आ सकता है यहाँ पे हमारा काम। ठीक है, तो वो ये क्राउडिंग इफेक्ट हो सकता है MDBs की मदद से। इश्यूज भी हैं लेकिन MDBs के साथ बहुत सारे, तो ये भी आपको समझने चाहिए कि क्या इश्यूज हैं MDBs से रिलेटेड। स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं सबसे पहली बात, तो इनका जो फ्रेमवर्क है वो आउटडेट हो चुका है ना। जो अब आपको पता ही है, ऑफ कोर्स ये बात तो आप जानते ही हैं कि MDBs में, स्पेशली अगर हम वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो सर क्या है, डोमिनेंस है वेस्ट की, तो वो आउटडेट हो चुका है, वो आज के सिनेरियो को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। वेस्ट आज के सिनेरियो को नहीं डोमिनेट करता, हम किसी और सेंस की बात कर रहे हैं, हम इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट द एरा ऑफ यू बिग एंड आई स्मॉल, नॉट दैट एरा, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिविटी, सो लेट्स टॉक दैट। हम अपने फ्रेमवर्क को उस तरह से अपडेट करें जो हमने नहीं किया अभी तक, है ना। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा चैलेंज है कई MDBs का ना रीजनल फोकस है, वो एक ही रीजन में करते जाते हैं, फंडिंग करते जाते हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते जाते हैं, तो वो क्या है कि जोग्राफिकली स्कू हो जाता है। ओके, insufficient competition and coordination among MDBs, okay, increasing demands for development finance, all right, ठीक है। न्यू क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस, तो और न्यू क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस क्या है, उसमें बिल्कुल MDBs को अपना सहयोग दिखाना चाहिए, उनको
फाइनेंशियल कैपेसिटी की ज़रूरत है तो उनको फंड किया जाना चाहिए, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को, पैंडेमिक्स जैसी चीज़ को, फ्रेजिलिटी, माइग्रेशन, एडिशनल स्पेंडिंग। अब देखिए ये चीज़ तो आप जानते ही हैं, ये डेटा तो बहुत बार कोट किया जाता है कि एडिशनल स्पेंडिंग चाहिए होगी $3 ट्रिलियन के आसपास की एनुअली, है ना, फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030। किन केस में? इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के केस में, अदर देन चाइना। एंड $3 ट्रिलियन इज नॉट अ स्मॉल term, it's not a small value, and you must think of funding it, because who else would do that then? Financing with riders, MDB lending sometimes different from the priorities of emerging economies। अब देखिए बहुत बार पता क्या होता है कि बड़े सारे रूल्स होते हैं, कंडीशनलिटीज आती हैं इनकी फंडिंग के साथ, लेंदी नेगोशिएशंस प्रोसेस, और हमारी नीड कुछ और होती है, इनकी जो सप्लाई है वो कुछ और होती है ना, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और है, हमारी नीड्स को फिर वो मैच ही नहीं कर पाती। अल्टीमेटली हम उससे ठीक है ले तो लेते हैं जो ये फंडिंग कर रहे होते हैं, पर वो हमारी प्रायोरिटीज होती है, हमने सोचा कुछ और था, वो नेगोशिएशन होते होते पता नहीं कुछ और ही बन गया। डिबेट ऑन द फोकस ऑफ MBDs, ठीक है, वही चीज यहाँ पे के जो लो इकोनॉमिक, अब देखिए सुनिए, MDBs नॉन बोरोअर शेयर होल्डर्स, नॉन बोरोअर शेयर होल्डर्स अगर हम बात करें, जो बोरो नहीं करते बस कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे US और उनके द्वारा लीड की गई और कंट्रीज, have pushed MDBs to focus on low income countries and to graduate middle income countries from MDB lending as their economies grow and they access international capital markets। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ US वगैरह जैसी कंट्रीज कहती है कि लो इनकम कंट्रीज हैं जो एक्चुअली में बहुत पुअर है, उनको ही सिर्फ और सिर्फ फंडिंग दी जाए, उन्हीं को सिर्फ सपोर्ट किया जाए, क्योंकि एक्चुअल में सिर्फ उन्हीं को मदद की ज़रूरत है। बाकी जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको फटाफट से अब ये लेंडिंग वाले उनको लेंड करना छोड़ देना चाहिए, ताकि वो बस कुछ अब उनका काम खत्म, सिर्फ और सिर्फ लो इनकम कंट्रीज पे फोकस होना चाहिए, विच शुड नॉट बी द केस। चाइनाज रोल, अब जानते हैं चाइना अपने ऐसे स्ट्रक्चर्स लेके आ रहे हैं, NDB, AIIP, है ना, ठीक है, ये भी हमने ऊपर भी देखा। तो ये तो ब्रिक्स का हो गया, जिसे हम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। तो ये तो साफ साफ बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक का क्लोन है ये, कुछ नहीं है। और कंसर्न्स ऑफ ग्लोबल साउथ, ऑफ कोर्स ग्लोबल साउथ के भी कुछ कंसर्न्स हैं और आप उसे एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं सही से। फूड, एनर्जी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांजिशन। अब कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिससे आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं MDBs को और रियलाइज कर सकते हैं ट्रिपल एजेंडा को, जो अभी हमने डिस्कस किया। ओके, सबसे पहली बात तो हर एक MDB का एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, उसको चेंज कीजिए, बिल्कुल ज़रूरत है। उस विजन डॉक्यूमेंट में जो ट्रिपल मैंडेट हमने अभी देखा, यानी ये तो मैंडेटरी है ही है, जिसमें एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, फॉस्टरिंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी और इनकॉर्पोरेटिंग GPGs, है ना, पब्लिक गुड्स, ग्लोबल पब्लिक गुड्स, उसके बारे में वर्णन किया जाए। ओके, इंक्रीज द स्केल ऑफ फाइनेंसिंग, बिल्कुल स्केल ऑफ फाइनेंसिंग हैज टू गो अप, जो कि अभी हमने देखा, ट्रिपल करना पड़ेगा सस्टेनेबल लेंडिंग लेवल्स को बाय 2030, ट्रिपल करना पड़ेगा, जितना अभी है उसका 3 गुना ज्यादा। रीचिंग $300 बिलियन पर ईयर। अब देखिए यहाँ पे MDBs की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या रिकमेंडेशन है कि रीच किया जाए, सुनिए ध्यान से, $300 बिलियन पर ईयर in own account non-concessional finance and $90 billion per year in concessional finance। ये MDBs को करना चाहिए, ठीक है, कंसेशनल फिनेंस और नॉन कंसेशनल फिनेंस को मिला के बेसिकली इनको इतना अमाउंट $300 बिलियन प्लस $90 बिलियन जो है वो लेंड करना शुरू करना चाहिए, फिनेंस करना शुरू करना चाहिए। तो आपको पहली बात तो कंसेशनल फिनेंस पता होना चाहिए क्या होता है कंसेशनल फिनेंस। अब देखिए कंसेशनल फिनेंस को आप बहुत बड़ी और टर्म्स के साथ सुनते हैं, जैसे सॉफ्ट फाइनेंसिंग, कंसेशनल फिनेंसिंग और सब्सिडाइज्ड फंडिंग, है ना। ये कुछ मेथडोलॉजीज हैं, तरीके हैं फंडिंग के, जो आप एक साथ सुनते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखें, और आप समझ भी गए होंगे कि हम बेसिकली यहाँ पे कंसेशनल टर्म्स पे फिनेंस करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कंसेशनल फिनेंस क्या करता है, हर तरह का वो फाइनेंशियल और टैक्स इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऐसी फंडिंग मैकेनिज्म, कुछ भी जो हम अवेलेबल करवाते हैं टू द पार्टीज
जब कंसेशनल टर्म्स पे, बिल्कुल ही कंसेशनल टर्म पे, मे बी इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो, जो भी रीज़न हो, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म हो, बाद में वापस दे देना या कुछ भी ऐसा, है ना। या फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई एक गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट कंसेशनल प्रोवाइड कर रही है, कंसेशनल फिनेंस प्रोवाइड कर रही है अपनी ही कंट्री के कुछ बिजनेसमैन को, तो वो टैक्स बहुत कम लेगी, टैक्स हॉलिडे दे देगी, बहुत सारी लोन्स इजी कर देगी, कुछ भी कर सकती है। क्यों करेगी? अगर उस प्रोजेक्ट का जो पर्पस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जैसे क्लाइमेट चेंज को फाइट करने का या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो यूजुअली कंसेशनल फिनेंस जो है वो उसलिए दिया जाता है। और नॉन कंसेशनल तो आप समझ ही गए, वो नॉन कंसेशनल तो बेसिकली वही मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट होगा, और इतने जनरस नहीं होते यहाँ पे टर्म्स। कंसेशनल लोन्स में तो हमने जनरस टर्म्स देखे ना, यहाँ पे नहीं होता ऐसा। न्यू फ्लेक्सिबल लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, ओके। अब देखिए, G20 मेंबर्स कैन कंसिडर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू ग्लोबल चैलेंजेस फंडिंग मैकेनिज्म। बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस हैं जिसमें ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडेमिक्स, ऐसी और भी चीज़ कुछ हो सकती हैं, है ना, माइग्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, इसको फंड करने के लिए ग्लोबल चैलेंजेस फंडिंग मैकेनिज्म G20 एस्टैब्लिश कर सकती है, ऐसा हम रेकमेंड करते हैं। न्यू फ्लेक्सिबल लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, ठीक है, तो ये इसकी ज़रूरत है। नेसेसरी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ आउटसाइड द MDB सिस्टम। देखिए, हमें जो MDBs हैं और बाकी ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बीच में हमें कोहेरेंस है, कोऑपरेशन है, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। स्ट्रेंथन करना चाहिए डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन को फॉर SDGs इन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल विद मोर इक्विटेबल वोटिंग शेयर्स, a green concessional lending arm for the World Bank may find it easier to raise capital. Okay, so this is something you must understand. Close cooperation हो, coordination हो MDBs और IMF के बीच में, ताकि जो IMF तो आप जानते ही है ना, जब कभी कभी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है ना, तो वो दोनों कॉपरेट करें। मैक्रो इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स हैं IMF के, तो इस पे कॉपरेट किया जाए। ऑपरेटिंग मॉडल, ओके, ध्यान से सुनिए। MDBs जो है उसको खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, अपनी ऑपरेशनल मॉडल को भी और फिनेंशियल बिजनेस मॉडल, यानी कि वो ऑपरेट कैसे करते हैं, ट्रांसपेरेंटली, प्रोसीजर क्या है, नेगोशिएशन कितनी करनी पड़ती है, पेपर वर्क कितना है, क्या कंडीशनैलिटीज लेके आते हो किसी को फंड करते हो तो क्या रूल्स हैं, और फिर फिनेंशियल बिजनेस मॉडल, क्या बेसिकली किस टर्म्स पे आप फिनेंस करना चाहते हैं, या कुछ तो आप भी अपने आप को सस्टेन करते हो ना, मेंटेन करते हो, तो वो क्या मेंटेनेंस मॉडल है, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ओके, जो सबसे पहली बात तो जो टाइमलाइंस हैं प्रोजेक्ट प्रेपरेशन की, ठीक है, उसको श्रिंक करने की ज़रूरत है, प्रोसीजर्स को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि एक प्रोजेक्ट को नेगोशिएट करने में ही उसकी अप्रूवमेंट ले रहे हो आप जी, पहले लोकल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री लेवल पे जाना है, फिर यूनियन मिनिस्ट्री, पहले स्टेट मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री, हर 36 चीज़ों में आप उस जगह सहमति ले रहे हो, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये वो, क्यों, है ना। तो जो इसमें बेसिकली ये चीज़ ना पकड़ ली किसने, चाइना ने। तो फिर चाइना ने जो अपना NDB बनाया ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट अप्रूवल्स पे ही रिलाई किया जाता है। अगर किसी को फंड करना है तो लोकल गवर्नमेंट अप्रूवल्स पे, उसमें बिल्कुल थिन स्टाफ चाहिए होता है, ताकि जो प्रोजेक्ट अप्रूवल का टाइम है वो रिड्यूस किया जा सके टू 6 मंथ्स। 2-2, 4-4 साल नहीं लग रहे वर्ल्ड बैंक की तरह कि 4 साल से नेगोशिएशन ही चल रही है और फिर उसके बाद जाके वो प्रोजेक्ट शुरू होगा, अप्रूव ही नहीं हो पा रहा 4 साल से, ठीक है। अपग्रेड कीजिए नॉलेज एंड एडवाइजरी सर्विसेज को फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए, यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा है, जो हम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए हम पहले दूसरा टॉपिक एक देख लेते हैं, जो है ब्लैक सी ग्रेन डील। ऑफ कोर्स अगर आप न्यूज़पेपर्स के टच में हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि रशिया ने विड्रॉ कर लिया है खुद को ब्लैक सी ग्रेन डील से, ठीक है। तो आप ये भी जानते हैं कि रशिया बोलता है कि इस डील में जो प्रोमिसेस रशिया को किए गए थे वो प्रोमिसेस पूरे नहीं किए गए, और अब तो मिसाइल स्ट्राइक्स और ये सब कुछ बहुत यूक्रेन करता जा रहा है। तो और एक प्रॉमिस ये भी था कि पुअर कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करवाएंगे
ग्रेन्स को एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो हमने नहीं देखा, क्योंकि आप तो मेनली हाई एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को यूक्रेन कर रहा था एक्सपोर्ट, सिर्फ 3% जा रहा था पुअर कंट्रीज को। तो हम लोग पुअर कंट्रीज के साथ ये होता नहीं दे सकते, है ना, ऐसा रशिया ने कहा है, ठीक है। सो और साथ ही में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ब्लैक सी ग्रेन डील है क्या। अब ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं पता तो आपको एटलीस्ट ये तो समझ आ ही जाएगा कि ग्रेन्स को भेजना ब्लैक सी एरिया से, यही है ना ब्लैक सी ग्रेन डील। सो इट वॉज ब्रोकर्ड बाय, अब आप जानते हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू हुआ तो सबसे बड़ी दिक्कत बाकी कंट्रीज के लिए, जैसे इजिप्ट वगैरह जैसे देशों के लिए, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, जो अपना 60% अगर हम इजिप्ट की बात करें तो वीट इस एरिया से आ रहा था, है ना। तो क्या करना फिर इन कंट्रीज के लिए, इन सारी दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए दो एंटिटीज आती हैं इनटू पिक्चर, एक है यूनाइटेड नेशंस, एक है तुर्की, यानी कि टर्की, फॉर्मरली टर्की, है ना। तो तुर्की और यूनाइटेड नेशंस आते हैं, ब्रोकर करते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में इस डील को, कि देखिए आपकी वजह से जो ग्रेन सप्लाई है उसकी शॉर्टेज पूरे वर्ल्ड में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फूड सिक्योरिटी इश्यूज आ जाएंगे पूरे वर्ल्ड में, यू मस्ट नॉट लेट दैट हैपन। ओके तो फिर ये जो डील है ये क्या करती है, ये टैकल करती है एस्केलेटिंग फूड प्राइसेस को। शॉर्टेज सप्लाई कमी नहीं होनी चाहिए ना, मतलब शॉर्टेज ऑफ सप्लाई नहीं होनी चाहिए, तो तभी तो इन्फ्लेशन सही रहेगी, तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस ना हो, शॉर्टेज ना हो फूड सप्लाई का। सो इसने ये चीज़ इंश्योर की, ठीक है। ये एक सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रोवाइड करता था यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स के लिए। अगर हम देखें फ्रॉम 3 ऑफ इट्स की पोर्ट्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। नाउ दिस इज यूजनी, दिस इज ओडेसा एंड दिस इज चोर्नोमोर्स्क। तो ये तीनों पोर्ट्स में से बेसिकली आप ये इसको लिंक होते देख सकते हैं। तो यहाँ से ये एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो आप ये पोर्ट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। द डील फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज, तो 120 दिन के लिए ये एक्चुअली डील थी, और तब तो ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था 120 दिन में तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व हो जाए मे बी, जो कि हुआ नहीं। तो फाइनली ऑफ कोर्स इसको 2 बार एक्सटेंड किया गया, और इसको फिर क्या हुआ, हमने विड्रॉ करते देख लिया रशिया को इसमें से, ओके। इम्पैक्ट क्या है, अब ये डील क्लोज हो गई है तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या है, इससे फिर दोबारा इन्फ्लेशन आ जाएगी फूड प्राइसेस में। सबसे पहली बात तो यूक्रेनियन फार्मर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके, क्योंकि अब उनको कोई और रूट निकालना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो फिर ऑफ कोर्स जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हैं वो दे विल गो अप। अनइक्वल इम्पैक्ट ऑन द पुअर, ये तो आप जानते ही हैं, स्पेशली जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनके जो फूड सिक्योरिटी इश्यूज आ जाएंगे। इम्पैक्ट ऑन एडिबल ऑयल इन इंडिया, अब आप जानते हैं कि इंडिया इंपोर्ट करता है सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल्स को अपनी डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के लिए। एडिबल ऑयल्स को तो इम्पोर्ट ही करते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, है ना। तो इसीलिए ये डील सस्पेंड हो गई है, तो सनफ्लावर ऑयल प्राइसेस हैं जो उसी एरिया से आते हैं वो कैसे आएंगे। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इट में इंटेंसिफाई, फर्टिलाइजर्स का जो शॉर्टफॉल है इट में इंटेंसिफाई एज रशिया एंड बेलारूस आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ मिनरल फर्टिलाइजर्स। 14% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई जो है वो यहाँ से आती है। वे फॉरवर्ड क्या है, सारी कंट्रीज आए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, बढ़ता ही जा रहा है। स्ट्रेंथन किया जाए, रिफॉर्म किया जाए यूनाइटेड नेशंस को, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पा रहा बिल्कुल ही, मतलब चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, क्लाइमेट चेंज हो, ह्यूमन राइट्स हो, पैंडेमिक, क्या कर पाया यूनाइटेड नेशंस। तो उसको कब रिफॉर्म किया जाएगा, कौन सी सदी में रिफॉर्म किया जाएगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ग्लोबल फूड सप्लाई चेन, ठीक है, इसके लिए लाइए एडवांस ट्रैक एंड ट्रेस कुछ मैकेनिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन कुछ एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, ये सब कुछ, ठीक है। अब देखिए न्यूज़ इन शॉर्ट्स, यहाँ पे आपको अगर हम स्मार्ट पावर देखें, स्मार्ट पावर क्या होता है, अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली अपने जो ऑब्जर्वेशन है स्मार्ट पावर के ऊपर उसे शेयर किया है। तो स्मार्ट पावर क्या होता है, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का आप कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट कॉम्बिनेशन एक्चुअली, इट गोज वन स्टेप अहेड। अब क्या होता है, हार्ड पावर क्या होती है,
हम जानते हैं ना, एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जोसेफ नाई। जोसेफ नाई डिस्टिंग्विश करते हैं दो तरह की पावर के बीच में, एक हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर कुछ नहीं है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज को यूज करना, इकोनॉमिक माइट को यूज करना। जैसे चाइना क्या करता है, या तो एलएसी स्टैंड ऑफ कर देंगे या तो डेड टैप डिप्लोमेसी में फंसा देंगे, तो ये हार्ड पावर है। सॉफ्ट पावर क्या होता है, कंट्री की एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। हम कुछ नहीं कर रहे, कोई इकोनॉमी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन हमारी योगा जो है वो सबको पसंद है, बॉलीवुड सबको पसंद है, क्रिकेट सबको पसंद है, म्यूजिक हमारा सबको अब तो कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगा है ना। जो नाटू नाटू सॉन्ग है वो हमारी सॉफ्ट पावर लेके आता है, इन्फ्लुएंस नेचुरली। हमारा खाना, every other foreigner is in India now tasting golgappas, what is it, this is soft power, okay। लेकिन फिर आता है स्मार्ट पावर। इन एडिशन टू हार्ड एंड सॉफ्ट पावर देयर इज अनदर टाइप ऑफ पावर व्हिच इज स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर इज द ability of a country to combine elements। वही चीज, it's a combination only, hard plus soft is actually smart power। कि स्मार्टली क्या हो, जैसे कि अगर मैं हिलेरी क्लिंटन की बात करूं तो डिफाइन करती है स्मार्ट पावर को। स्मार्ट पावर का मतलब है कि जहां पे हार्ड पावर की जरूरत हो वहां पे हार्ड पावर यूज की जाए, और जहां पे सॉफ्ट पावर की जरूरत है उसे वहां पे यूज किया जाए। मतलब बिल्कुल आपको सर्कमस्टेंशियल होना पड़ेगा ताकि इफेक्टिवली जो नेशनल इंटरेस्ट है उसे हम अचीव कर सके, ठीक है। तो ये चीज आपको, अब नॉर्वे का अगर हम एग्जाम्पल ले, नॉर्वे ने नेटो को ज्वाइन कर लिया अपनी डिफेंस के लिए, ओके। तो ये वो हार्ड पावर का एक एलिमेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्वे अपने साथ साथ सॉफ्ट पावर को भी मेंटेन करता है, जैसे डेवलपमेंट असिस्टेंस देना, पीस मीडिएशन के लिए भी उन्होंने बोला है कि कभी कुछ होगा तो हम पीस मीडिएशन भी करवा देंगे, ऑल ऑफ दैट। अकॉर्डिंग टू MEA, स्मार्ट पावर इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज करंट इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। तो हम, हमारे पास दोनों ही है। स्मार्ट पावर हमें डिफाइन करता है एक्चुअली इस समय पे, इट इन्वॉल्व्स स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ डिप्लोमेसी, परसुएशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड द प्रोजेक्शंस ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस इन कॉस्ट इफेक्टिव वेज विद सोशो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। अब हम आते हैं यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप पे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक क्लीन, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा एनर्जी के बेसिस पे इंडिया और यूएस के बीच में बातचीत शुरू कब हुई, एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कि क्या हमेशा से यही था हमारे बीच में, सेप ही था हमारे बीच में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर हम बात करें तो पहले हमारे बीच में एक, if I write it here, इंडिया यूएस एनर्जी डायलॉग हुआ करता था, ठीक है। फिर इसको हमने अपग्रेड करके या एलिवेट करके आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप लेके आए हम। स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप 2018 की मैं आपको बात बता रही हूँ। फिर उसके बाद फाइनली हमने क्या किया, फाइनली हम ले आए ये स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है। कब हम लेके आए इसको, बेसिकली इट केम इनटू पिक्चर जब लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट हुई 2021 में, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए, ये जो SCEP है यानी कि स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, ये 2 ट्रैक्स पे काम करती है, ठीक है। 2 ट्रैक्स पे, ये आपको समझना है, यहाँ से बहुत इजी है ना। एक तो है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ओके, और फिर एक है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप एंड क्लाइमेट एक्शन, और एक है फिनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग। कि इसके लिए, ठीक है, क्लीन एनर्जी के लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए पैसा कैसे मोबिलाइज किया जाए, ये सब हम करते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे SCEP was established as one of the 2 track engagement। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 एंगेजमेंट में से एक तो SCEP ही है ना, ये तो आप जानते ही हैं। देखिए, जो यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा है, यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप, जो हमने बेसिकली 2021 में एस्टैब्लिश की, उसमें से एक एलिमेंट SCEP का है और दूसरा एलिमेंट बेसिकली जो हमने फिनेंशियल मोबिलाइजेशन की बात की। तो हम यहाँ पे आज एक इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो 2030 एजेंडा है, इसको 2021 में अनाउंस किया गया था, टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड शेयर क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी गोल्स, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग इज इट्स सेकंड ट्रैक ऑफ एंगेजमेंट। इफ इट इज नॉट क्लियर, लेट मी एक्सप्लेन अगेन कि एक्चुअली क्या हुआ।
ये 2030 का जो एजेंडा है ये हमने एस्टैब्लिश किया 2021 में। ये 2 ट्रैक्स पे काम करता है, एक है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और एक है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। तो आज हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, है ना। तो हम की हाइलाइट्स देखेंगे जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की गई है यूएस और इंडिया द्वारा। यूएस इंडिया न्यू एंड इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक्शन प्लेटफॉर्म, जिसे हम रीटैप कहते हैं, वाज लॉन्च्ड, जिससे हम एक्सेलरेट कर पाएंगे डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को, ताकि जो हमारे कॉमन एनर्जी गोल्स हैं, क्लीन एनर्जी गोल्स हैं, उसे एडवांस कर सकें। एस्टैब्लिश किया गया है पब्लिक प्राइवेट एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स को and related efforts to support large scale integration of renewable energy needed to support clean energy transition. Clean energy की storage भी तो important है। Launched phase 2 of South Asia Group for, तो हमने सेज का जो phase 2 है उसको लॉन्च किया है, जिससे हम डीपन करेंगे एंगेजमेंट बिटवीन इंडियन एजेंसीज एंड यूएस नेशनल लेबोरेटरीज। Okay, South Asia Group for Energy. Both sides agreed to work towards developing net zero villages, जो इंडिया में बनाए जाएंगे net zero villages, ताकि clean energy transition को support किया जाए। Addition of carbon capture, utilization and storage. Okay, अब आप खुद से देख सकते हैं। इंडिया UAE, अब इंडिया UAE ने भी साइन किया एक पैक्ट को टू ट्रेड इन लोकल करेंसीज, ठीक है। तो ये भी आप खुद से देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है समझाने वाला। इंडिया और यूएई ने जो पैक्ट साइन किया है, इससे एस्टैब्लिश हो रहा है एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क, जिसे प्रमोट किया जाएगा INR को, इंडियन INR, और UAE दिरहम को फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। जैसे कि मैं आपको शुरुआत में समझा रही थी कि ये भी एक डीडॉलराइजेशन का ही मेथड है। सो आई मस्ट एंड द सेशन हियर। इन केस यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक द वीडियो। तो बस यही, आपको कुछ भी यहाँ पे और समझाने वाला आगे है नहीं। ये यूएस स्विच वगैरह, यूएई स्विच वगैरह, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो क्या करोगे समझ के। ओके, सो आई एम एंडिंग द क्लास हियर।